मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का आज इस वीडियो के माध्यम से, जो कि क्लास 12 से रिलेटेड है बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, इसी के बारे में आज मैं आप लोगों को काफ़ी ढेर सारी बातें बताने वाला हूँ। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करके अपने बोर्ड की परीक्षा को देने जाओगे और 100% अंकों के साथ बायोलॉजी आप लोग उत्तीर्ण करोगे। तो चलिए एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाता हुआ चलता हूँ मैं। पहला ही टॉपिक आप लोगों को मिल गया, बायोटेक्नोलॉजी। नाम से लग रहा है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी इज डेराइव फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। जो बायोटेक्नोलॉजी है वो दो शब्दों से मिला हुआ शब्द है। इसके नाम में ही आप लोगों को दिख गया होगा बायोटेक्नोलॉजी। तो एक तो बायोलॉजी से रिलेटेड है और दूसरा उसकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय अ हंगेरियन इंजीनियर कार्ल एरिके 1917 में। तो 1917 में आप लोग जानते ही होंगे, इंजीनियर जो थे उनका नाम था कार्ल एरिकी। और इट इज़ द असेंबली ऑफ टेक्नोलॉजी इन द साइंस ऑफ बायोलॉजी। और ये एक तरह का टेक्नोलॉजी बेस्ड साइंस तैयार किया गया जिसमें बायोलॉजी के ही कुछ प्रारूपों को समझाया गया है। इट इज़ कंसर्न विद द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट, और कई तरह के बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स और जो उनकी सेल्स होंगी उन्हीं से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यानी कि और देयर कंपोनेंट फॉर जनरेटिंग यूजफुल प्रोडक्ट फॉर मैनकाइंड। और मानव के लिए जो उपयोग उत्पाद बनेंगे या फिर प्रोडक्ट्स बनेंगे उन्हीं की यहाँ पर बात की जाएगी। तो देखते हैं कौन कौन से हमारे लिए जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं एज वेल एज द एग्रीकल्चरल हो सकते हैं। तो क्या क्या है जो बायोटेक्नोलॉजी ने हमको दिया है। अगर आप दूसरी डेफिनेशन को देखते हैं तो क्या लिखा है, इसको मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। आप लोग चाहे तो कोई भी डेफिनेशन अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज एन इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी कि विज्ञान की ही यानी कि बायोलॉजी की ही शाखा है जिसमें विच डील्स विद द टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग कई तरह की तकनीकों का उपयोग करते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म पर और उसके एंजाइम के द्वारा जो भी ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे उसी की ही यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, अध्ययन करना है। और ये अध्ययन करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो यूजफुल होना चाहिए इंसानों के लिए, ह्यूमंस के लिए। तो यही है बायोटेक्नोलॉजी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी के आगे। अब यहाँ पर कह रहा है अगला जो टॉपिक है, देयर आर टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर। दो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, दो सिद्धांत होते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग आगे पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के। तो वो सिद्धांत कौन कौन से हैं, देखिए पहला सिद्धांत का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसी को ही हम लोग दूसरे नाम से ही जानते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कभी कभी इसका फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। क्या पूछेगा कि RDT का पूरा नाम बताइए। तो RDT का पूरा नाम होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कभी कभी यही क्वेश्चन का फुल फॉर्म कुछ इस प्रकार से पूछ लेगा कि RDNA में, माफ कीजिएगा क्या पूछेगा मैं बता देता हूं। कभी कभी लिखा होगा RDNA में R क्या है, ठीक है, क्या पूछेगा, R पूछेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे R का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, R का मतलब रिकॉम्बिनेंट। आगे बढ़ते हैं, लिखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। और टेक्नोलॉजी टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए और RNA, इन दोनों ही जेनेटिक मटेरियल को जो कि इंट्रोड्यूस दीज इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंज द फेनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। और जिनका भी यहाँ पर हम लोग जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए RNA में जो भी परिवर्तन कर रहे हैं वो इंट्रोड्यूस कराएंगे किसी ना किसी होस्ट सेल में, मतलब जिसको संशोधित करना होता है या जिसको हम लोग को मॉडिफाई करना होता है, उस ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर होस्ट सेल कहते हैं या होस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दस चेंज दिखने के लिए मिलता है, मतलब उसमें परिवर्तन दिखता है जिसमें हम लोगों ने परिवर्तन लाया है। यानी कि जो भी वैरायटी या जो भी मॉडिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में किया है उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल एम्बियंस। तो मेंटेनेंस क्या होता है आप लोग को समझे होंगे। मेंटेनेंस का मतलब जैसे रिपेयरिंग आप लोग अपनी गाड़ी को करवाते हो, सर्विसिंग कराते हो, बिल्कुल उसी तरह से मेंटेनेंस की स्टेराइल एम्बियंस की बात हो रही है। अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इज टू मेंटेन द स्टेराइल, दैट इज, जिसका मतलब होता है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एम्बियंस इन द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, जिसकी वजह से टू इनेबल हम लोग इनेबल कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ ओनली द साइड माइक्रोब, डिजायर्ड, माफ कीजिए थोड़ा डिजायर्ड है यहाँ पर, डिजायर्ड माइक्रोब्स यूकैरियोटिक सेल इन द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट लाइक बायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम्स एक्सेट्रा। मतलब कई तरह के माइक्रोब्स का यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं और उनके जो जो भी मटेरियल होते हैं जेनेटिक मटेरियल, उनकी इन्फॉर्मेशन से हम लोग लाभदायक जीवाणु हो सकते हैं, लाभदायक प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, उनके जो
जो भी डिफेक्टिव चीज़ होती है, जीन से रिलेटेड जो भी डिफेक्टिव हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है उसको हटा के रिमूवल कर देते हैं जीन थेरेपी की सहायता से, एंजाइम थेरेपी की सहायता से। ये आपका मेंटेनेंस हो जाता है। इसी को बोलते हैं यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, जो कि माइक्रोब्स के द्वारा संभव हो पाता है। कौन कौन से माइक्रोब्स यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे, किस प्रकार से ये हो पाता है संभव, ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं यूटिलिटी, कहाँ पर इसका उपयोग होता है। किसका उपयोग? बायोटेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पर लिखा है द यूटिलिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द डिफरेंट फील्ड आर एज फॉलोज। तो क्या है? पहला तो फील्ड एग्रीकल्चर का होगा, यानी कि जो कृषि से संबंधित फील्ड होगी उसमें हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया है इसको मैं बताऊंगा। और इसी बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से कौन कौन सी मॉडिफाइड क्रॉप्स हम लोगों ने बनाई है, तैयार की है, और उसका यूजफुलनेस और साथ में उसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो दोनों ही मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो फील्ड आएगी, सबसे बड़ी फील्ड है जिसमें हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी को जो है यूटिलिटी के तौर पर इस्तेमाल किया है, वो है मेडिसिनल पर्पस, यानी कि मेडिसिन में। आगे देखते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसको हम लोग चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सम सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी एज फॉलोज। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण अचीवमेंट जो हम लोगों ने प्राप्त की हैं इसी फील्ड के अंतर्गत। जैसे कि सबसे पहला ही अचीवमेंट है डेवलपमेंट, हम लोगों ने विकास किया है। किस चीज़ का विकास है? डेवलपमेंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी इन द लेग्यूमिनस प्लांट। मतलब हम लोगों ने तैयार कर दिया नाइट्रोजन फिक्सिंग या फिक्सेशन कैपेसिटी किसी भी लेग्यूमिनस पौधों में, और ये संभव हो पाया माइक्रोब्स की वजह से। देखिए कैसे संभव हो पाया? देखिए एफर्ट्स आर बीइंग डन टू ट्रांसफर जेनेटिकली इंजीनियरिंग, है ना, कई तरह के निफ जीन्स होती हैं इनटू द वीट में। हम लोगों ने क्या किया था? होस्ट, जिसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या कराया था? इंजेक्ट कराया था। एंड अदर लेग्यूमिनस प्लांट एज एसोलेटेड जो है क्लेप्सिला न्यूमोनाई एंड इंसर्टिंग इनसाइड ई कोलाई। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बैक्टीरिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं, एशेरिचिया कोलाई। ये भी आप लोगों को आगे समय बार बार मिलता रहेगा। तो ई कोलाई को अच्छे से तैयार कर लीजिए, दिमाग बैठा लीजिए। ये एक अचीवमेंट है हमारे लिए जिसमें पहला डेवलपमेंट हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी का किसी लेग्यूमिनस प्लांट में। ठीक है, ये कैसे संभव हो पाया? कई तरह के फिक्सिंग बैक्टीरिया का यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या किया? पौधे की जो कैपेबिलिटी होती है या फिर जो लेग्यूम पौधे होते हैं वो किस प्रकार से जो है अपनी जड़ों में उन माइक्रोब्स जो फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं उनको किस तरह से सिम्बायोसिस करा पाता है। ठीक है, आगे देखिए। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द डिजीजेस। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द डिजीजेस दूसरा जो अचीवमेंट है बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में, वो कई तरह के पौधों का डिजीजेस से बचाव है। ठीक है, तो हम लोगों ने पौधों को बचा लिया है किससे? कई तरह की बीमारियां होने से। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है प्लांट्स विच आर प्रोड्यूस। देखिए प्लांट विच आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ कल्चर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर रेजिस्टेंट टू वायरल डिजीज। तो यहाँ की वायरल डिजीज बिल्कुल भी होने वाले नहीं है। स्टॉक्स ऑफ द शुगर केन की अगर हम लोग बात करें, आप लोगों ने कई तरह की बीमारी अलग अलग पौधों में देखी होगी, सुनी होगी। ठीक है, ज़ैंथोमेनास से, ट्री से, है ना, और भी कई जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले डिजीजेस आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे अपने क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में, 11th क्लास की क्लासेस में भी देख रखा होगा। तो अब हम लोग लेटेस्ट समझते हैं कि किस प्रकार से हमने बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से मॉडिफिकेशन क्रॉप को तैयार कर लिया। मॉडिफिकेशंस कई तरह के पौधे जो नस्ल होती है वो हमने तैयार कर लिए हैं, जिसकी वजह से वो पौधों में कभी भी डिजीजेस नहीं हो पाती। तो ये एडवांटेजेस है, ये मैं ज़रूर बताऊँगा आगे। तो फिलहाल तो अचीवमेंट्स हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से अचीवमेंट हमने इस बायोटेक्नोलॉजी से हासिल किए हैं। तो तीसरा जो अचीवमेंट है वो डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज, मतलब नई मॉडिफिकेशन क्रॉप जिसको हम लोग कहते हैं, उसका अचीवमेंट था डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज हम लोगों ने कर रखा है। तो न्यू स्पीसीज आर डेवलप्ड थ्रू द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन लाइक पोमैटो। देखिए नाम से लग रहा है पोमैटो, ठीक है, तो पोमैटो ये टोमेटो का ही दूसरा फ्लेवर है, या फिर ये कह लें कि टोमेटो का ही एक वेरिएंट वैरायटी है जिसको हम लोग मॉडिफिकेशन क्रॉप के अंतर्गत पढ़ेंगे अभी आगे, है ना। ये आपकी कई तरीकों से संपन्न हो पाई, मतलब क्लोनिंग तैयार की है। अब ये क्लोनिंग किस प्रकार से होती है इसको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए द मेन एरियाज ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर आर। अब हम लोग बात करेंगे द मेन एरियाज, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन हो पाया है बायोटेक्नोलॉजी का, अप्लाई कर सके हैं हम लोग, एप्लीकेशन कर सके हैं एग्रीकल्चर में। वो पहला तो यहाँ पर दिया है कि हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट हासिल कर लिया है, इम्प्रूविंग यील्ड फ्रॉम द क्रॉप्स। जो कई तरह की फसलें जो बहुत समय पहले कम निकलती थी, या फिर ऐसे कह लें कि उनमें कई तरह की डिजीजेस हो जाती थी, समय से पहले जो है बर्बाद हो जाती थी, तो हम लोगों ने इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से कि वो फसल न सिर्फ ज़्यादा मात्रा में बल्कि उसकी जो वैरायटीज़ हैं, मतलब सीड के जो गुण होते हैं वो बहुत ही अच्छे
जो है आगे तक चलने वाले हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर पॉइंट है रिड्यूसिंग वुलनरेबल ऑफ क्रॉप्स टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। देखिए कई तरह के एनवायरमेंटल स्ट्रेस होते हैं जिसकी वजह से भी फसल बर्बाद हो जाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अत्यधिक पानी, अत्यधिक धूप, अत्यधिक गर्मी, इस तरह की कई तरह की एनवायरमेंटल स्ट्रेस होते हैं जिसकी वजह से पौधे बेकार हो जाते हैं। तो इसको भी हम लोगों ने कई हद तक, कई जो है लेवल तक रिड्यूस कर दिया है, कम से कम हम लोगों ने कर लिया है। तो इसका मतलब ये भी हम लोगों का एक अचीवमेंट रहा है बायोटेक्नोलॉजी का। इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल क्वालिटीज ऑफ द फूड क्रॉप्स, तो कई तरह के न्यूट्रिशनल क्वालिटीज भी हम लोगों ने फूड में, जो भी हम लोगों को पौधे से जो भी वेराइटीज मिलती है, जो भी फल मिलते हैं, जो भी सीड वगैरह मिलती है, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसकी मात्रा काफ़ी प्रचुर होती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है, इम्प्रूविंग टेस्ट, मतलब आप टेस्ट का भी हम लोग देख सकते हैं कि टेस्ट भी इम्प्रूव हुआ है, टेक्सचर भी इम्प्रूव हुआ है। अपीयरेंस ऑफ फूड, मतलब जो भी हम लोगों को फसल मिल रही है, जो भी हम लोगों को सीड वगैरह, जो भी हम लोगों को फल वगैरह मिलते हैं, तो उसका जो यहाँ टेक्सचर है, अपीयरेंस है, वो बहुत ही अच्छा हो चुका है, मतलब काफ़ी फ्रेश हो चुका है। फ्रेशनेस ऑफ द क्रॉप्स, ये भी इंक्रीज हम लोग करे हैं इसी बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से। अगला जो है रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑफ द फर्टिलाइजर्स। कई पौधे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा या फिर आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग किसान या फिर किसी की गांव से रिलेटेड अगर आप लोग जानते होंगे कि कई तरह के फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ता है, तब जाके फसल बहुत अच्छी तरीके से उगती थी। लेकिन आज बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से हम लोगों ने रिड्यूस करा दिया है डिपेंडेंस ऑन द फर्टिलाइजर्स। जो पौधे डिपेंड होके जो है उगते थे या फिर फसल देते थे, फर्टिलाइजर्स के बिना नहीं चल पाते थे, तो हम लोगों ने इतना इंप्रूवमेंट कर लिया कि रिड्यूस कर दिया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पेस्टिसाइड्स वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, एग्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से बिना इसके इस्तेमाल के काफ़ी अच्छी वैराइटीज़ ऑफ द क्रॉप्स उगा सकते हैं। तो ये हम लोगों का क्या है, अचीवमेंट है। अगला जो अचीवमेंट मिला है प्रोडक्शन ऑफ नोवल सब्सटेंसेस सच एज वैक्सीन्स इन द क्रॉप प्लांट। तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने जो है मेडिसिनल वे में भी बायोटेक्नोलॉजी का जो है हेल्प लिया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे जो क्रॉप बनाई है या फिर जो एनिमल्स बनाए जाते हैं, जो क्रॉप बनाई जाती है या माइक्रोब्स तैयार किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्नोलॉजी। तो इसको हम लोग बोलते क्या है, मतलब क्या कहते हैं, द टर्म्स बेसिकली नोन एज व्हाट। ठीक है, तो टर्म्स कहलाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो नाम से लग रहा है जेनेटिकली हमने क्या किया है, जीन में कुछ परिवर्तन कर दिया है किसी न किसी ऑर्गेनिज्म में। अब वो प्लांट हो सकता है, माइक्रोब्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं। तो इनको अगर मॉडिफाइड कर रहे हैं तो ये जो टर्म्स है बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो टर्म्स कहलाएगी वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाएगी, जिसको हम लोग दूसरे नाम से ही जानते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो ट्रांसजेनिक्स भी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें आप लोगों ने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है और किस प्रकार से ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, इनकी कौन कौन सी एडवांटेजेस होते हैं, कौन कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये भी हम लोग आज वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। कैसे करना है देखते हैं। लिखा है द ऑर्गेनिज्म इन विच द जीन्स, देखिए ऑर्गेनिज्म जिसमें जीन्स हैव बीन चेंज, क्या चेंज हो गए हैं, जीन्स चेंज हो चुके हैं। और चेंज के लिए हम लोगों ने मॉडिफिकेशन शब्द इस्तेमाल भी किया है। तो जीन्स चेंज हो गए यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म, अब मैनिपुलेट करा दिया गया, मतलब उसमें क्या किया था हमने, क्या किया, जीन्स को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पे एक बढ़िया नस्ल वाला जीन्स वहां पर पहुंचा दिया, इंजेक्ट करा दिया। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ, आप लोगों ने बायोरिएक्टर के बारे में पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो ये आगे आने वाली वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, देखिए मैनिपुलेशन करा दिया, आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये चीज आप लोग समझ गए, यानी कि फिर से एक बार बताते दो, द ऑर्गेनिज्म इन विच द जीन्स हैव बीन इन चेंज। फिर से एक बार सुनिए, द ऑर्गेनिज्म जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, जीन का परिवर्तन किया है। क्या किया, जीन्स हैव बीन चेंज, जीन को बिल्कुल पूरी तरह से बदल दिया है बाय द मैनिपुलेशन मेथड से, आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और जिसको हम लोग कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब दीज आर द ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन विच द फॉरेन जीन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस, मतलब रिमूवल करते हैं, जो बेकार जीन होता है उसको हटा देते हैं और उसकी जगह पे हम लोग फॉरेन जीन्स को, फॉरेन का मतलब विदेशी वाला जीन नहीं है, फॉरेन जीन मतलब जो उससे विपरीत, मतलब जो उसके अगेंस्ट में हो, मतलब उस जीन से बिल्कुल हटा के जो हमने दूसरा जीन बाहर से लाया उसको हम लोग फॉरेन जीन्स कहते हैं। ठीक है, फॉरेन का मतलब बाहर से जो जीन हमने इंजेक्ट कराया, जो हमने पहुंचाया, इंट्रोड्यूस कराया बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से, जिसकी वजह से ये संभव हो पाया, जिसका दूसरा ही नाम आप लोगों ने पढ़ रखा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से। ठीक है, तो क्या किया, फॉरेन जीन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड, द फॉरेन जीन चेंज हो गया है, द एक्सप्रेशन ऑफ द सच ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। और द जीन्स विच आर इंट्रोड्यूस, इसको बोलते हैं ट्रांसजीन। ठीक है, जो जीन्स
परिवर्तन कराया या इंट्रोड्यूस कराया, उस जीन का ही नाम है ट्रांसजीन। तो आप लोग समझ लीजिए, अगर वेरी शॉर्ट में एक नंबर क्वेश्चन आता है डिफाइन द टर्म ट्रांसजीन्स, तो ट्रांसजीन्स क्या होते हैं, सिंपल वे में आप लोग लिख सकते हो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड माफ कीजिएगा द जीन्स, यहां से चालू करिए, द जीन्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल या होस्ट ऑर्गेनिज्म, या फिर कह लीजिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में जो जीन्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया था बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड से, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसजीन्स। ठीक है, ये कर लोगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस एंड द यूजेस ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसके जो सिग्निफिकेंस होते हैं, महत्व जो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का, वो क्या क्या है, काफी ढेर सारे मैंने दे रखे हैं, जरूरी नहीं है इतने सारे आप लोगों को पढ़ने हैं। ये सारे बताने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि आप लोगों को पता सब कुछ होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए किस प्रकार से आप लोगों को बोर्ड की कॉपी में लिखना है, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ सकता है, और अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है 5 नंबर में आता है तब भी आप लोगों के पास कंटेंट इतना होना चाहिए कि आप लोग उसको कंप्लीट कर सको। तो देखते हैं, सबसे पहला इसका सिग्निफिकेंस है, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। मतलब जो क्रॉप होगी, जो भी फसल जो आपने बोई है बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से, वो बिल्कुल स्ट्रेस यानी स्ट्रेसलेस होगी। ठीक है, किस चीज से स्ट्रेस, बिल्कुल माफ कीजिएगा, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं आएगी। किस चीज की स्ट्रेस नहीं आएगी, कोल्ड की कोई स्ट्रेस नहीं रहेगी, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाएगा तब भी वो प्लांट ग्रो करेगी। सॉल्ट की मात्रा अगर मिट्टी में ज्यादा है, एल्कलाइन सॉइल है या एसिडिक सॉइल है, ये भी बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी उस पौधे को जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड बनाया गया होगा। हीट भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, और क्रॉप जो आपने बोई है, आपका जो भी पैसा लगा है वो बिल्कुल आप लगा वसूल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा महंगा होता है, ये इसका डिसएडवांटेजेस है, ये बताऊंगा मैं आगे। फिलहाल तो इसका एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, वो मैं बता देता हूँ। मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस सच एज कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट एंड हीट। इसके अलावा भी आप लोग लिख सकते हो, है ना। दूसरा है रिड्यूस, कम से कम रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स। हम लोग बिल्कुल भी अब जब बायोटेक्नोलॉजी पर हम लोगों ने इतना भरपूर विश्वास कर लिया है, तो केमिकल पेस्टिसाइड पे बिल्कुल भी हमको क्या करना है, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल कम से कम इसका इस्तेमाल करना है। या फिर ऐसे कह लें तो पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप होती है, मतलब रेजिस्टेंट टू पेस्ट, मतलब यहाँ पर पेस्ट बिल्कुल भी इस पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो ये एक और अच्छी बात मिल गई। तीसरा पॉइंट है हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस। तो कई तरह के लॉस हो जाते थे, फसल पूरी तरह से जो है आगे तक नहीं चल पाती थी, पहले ही समाप्त हो जाती थी, या ऐसे कह लें कि सीड बनने से पहले ही जो फ्लावर होते थे वो बेकार हो जाते थे, जिसकी वजह से सीड फॉर्मेशन नहीं हो पाता था। अब बायोटेक्नोलॉजी ने इतना आसान कर दिया है कि जो फसल बर्बाद हो रही थी वो बिल्कुल भी बर्बादी की ओर नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अगला है इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मिनरल्स यूजेस बाय द प्लांट। अब इंक्रीज कर दिया एफिशिएंसी मिनरल्स की, वो बिल्कुल बढ़ा दी है। द प्रिवेंट अर्ली एक्सॉशन एंड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। पांचवा पॉइंट है इनहैंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, विटामिन ए इनरिच जो राइस हम लोगों ने तैयार किया था। तो यहां पर बताया गया कि हम लोगों ने न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड तैयार कर लिया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जिसमें जो राइस की बात हो रही है, जो चावल हम लोगों ने बनाया जिसको गोल्डन राइस के नाम से हम लोग जानते हैं, इनरिच विटामिन ए। तो आप लोग एक क्वेश्चन और तैयार कर लो कि विटामिन ए जो होता है वो गोल्डन राइस में सबसे प्रचुर मात्रा में होता है। इसको आप लोग दिमाग में जरूर बैठाएं, 1 लाइन का आंसर जरूर पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से जरूर पूछे जाएंगे। पॉइंट नंबर 6, सप्लाई ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू द इंडस्ट्रीज इन फॉर्म टू स्टार्चेस, फ्यूल्स एंड द फार्मास्यूटिकल्स। तो इसकी सहायता से हमने अल्टरनेटिव रिसोर्स को भी बना लिया है, तैयार कर लिया है। 7 पॉइंट, क्रॉप आर द मोर प्रोडक्टिव एंड द हैव लार्जर यील्ड। देखिए फसल बहुत ही अच्छे तरीके ग्रो कर सकते हैं हम लोग। इन बिल्ट रेजिस्टेंट टू द पेस्ट, वीट एंड डिजीजेस। तो डिजीज वेरिएंट जो होगी वो भी बिल्कुल यहाँ पर हम लोग को क्रॉप मिलने वाली है, मतलब उस पर किसी भी प्रकार का जो वायरस इन्फेक्शन होगा, माइक्रोबियल इन्फेक्शन होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो बिल्कुल भी इस तरह के पौधे में नहीं होने वाला है। ये सबसे अच्छी बात मिलने वाली है। नॉर्मली जो पौधे होते हैं उन पर किसी न किसी माइक्रोब्स का क्या होता है, प्रभाव पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो क्रॉप बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वो बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। यहाँ रेजिस्टेंस हो जाती है, पेस्ट रेजिस्टेंस कहते हैं जिसको, वीड रेजिस्टेंस कहते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस, वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स विच इज मेनली प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वीड का मतलब आप लोग जानते हो कि अनवांटेड प्लांट्स। देखिए हम जब फसल उगाते हैं उसके साथ में कोई अन्य फसल भी उगाती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बथुआ का साग आप लोगों ने सुन रखा होगा, या फिर कुछ ऐसे पौधे जो अनवांटेड होते हैं उनको हम लोग वीड के नाम से जानते हैं, मतलब अनवांटेड या अननेसेसरी, है ना, पौधे जो निकल आते हैं खेतों में।
नाइन्थ वाला पॉइंट देख लेते हैं, मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली एज वेल एज द रिक्वायर लेस हर्बिसाइड एंड द पेस्टिसाइड। ऐसे पौधे जो बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से बनाए जा रहे हैं उनको बिल्कुल भी हर्बिसाइड की आवश्यकता नहीं होती, पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये अपने आप में ही पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी होती है, हर्ब रेजिस्टेंस हर्बिसाइड वगैरह रेजिस्टेंस वैरायटी होती है। या फिर आप लोग ऐसे कह सकते हो कि ये एबायोटिक स्ट्रेस जो होता है वो भी क्या होती है, एक तरह की स्ट्रेस जो है बिल्कुल इनका प्रभाव नहीं पड़ता। तो हीट हो जाए, जब आपने पहला पॉइंट में देखा ही था हीट था, उसी में आप लोगों ने कोल्ड भी देखा था, तो ये सब बिल्कुल इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। फूड्स आर मोर रेसिस्टेंट होते हैं, स्टे राइप फॉर लॉन्गर पीरियड। देखिए यहाँ पकने की बात हो रही है तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, स्टे राइप है ना, पकने के लिए जो तैयार होते हैं, मैच्योर कह सकते हैं इसको। मोर कैपेबल ऑफ थ्राइविंग इन द रीजन्स विद द पुअर सॉइल एंड एडवर्स क्लाइमेट्स। तो एडवर्स क्लाइमेट में भी हम लोग इस तरह के पौधों को उगा सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो होती कैन बी ग्रोन ऑन द रिलेटिवली स्मॉल स्केल्स ऑन द लैंड। तो जीएमओ जो क्रॉप ग्रोन कराए जाते हैं रिलेटिवली जो होंगे स्मॉल स्केल्स या लैंड पे हम लोग आसानी से उगा सकते हैं। सो दे कैन फीड ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो हम लोग कम जगह में भी इस तरह की क्रॉप को उगा सकते हैं, ये इसका और एडवांटेजेस होता है। मोस्टली कई तरह की फसलें जो बड़ी बड़ी जो है एरिया कवर करती हैं या फिर बड़े बड़े मैदानों में उगाई जाती हैं, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम लोग कम क्षेत्रफल में भी उगा सकते हैं। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इंक्रीज प्रोडक्टिव बाय सोइंग रेजिस्टेंट अगेंस्ट द प्लांट पैथोजन। पैथोजन का मतलब यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो पैथोजेंस आप लोग समझ जाइए, ठीक है। क्या चीज समझना है आप लोगों को, पैथोजेंस मतलब जो हार्मफुल एजेंट्स होते हैं उनको पैथोजेंस आप लोग कह सकते हो। ट्रांसजेनिक क्रॉप हैव द एनहांस द न्यूट्रिशन वैल्यू, अभी आप लोगों ने पढ़ा था। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स आर मोर टॉलरेंट टू द एबायोटिक स्ट्रेस, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है ऊपर। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैव इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस टू प्रिवेंट द एग्जॉस्शन ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मतलब जब फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की बात करेंगे तो यहाँ पर एनहेंसमेंट होता है, इस तरह की क्रॉप को उगाने का एनहेंसमेंट है। जेनेटिक मॉडिफाइड जो मॉडिफिकेशन हैज मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, है ना, कई तरह के स्ट्रेस आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, वो बिल्कुल क्या होंगे, दूर रहेंगे। वायरल रेजिस्टेंस कैन बी इंट्रोड्यूस। देखिए वायरल का कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ओवर रिपनिंग लॉसेस कैन बी रिड्यूस, कम से कम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फ्लावर सेवर दिया हुआ है, तो फ्लावर सेवर ये टोमेटो की ही वेरिएंट वैरायटी है, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम लोगों ने तैयार कर रखी है। तो बायोटेक्नोलॉजी की जो वैरायटीज होती हैं उनको हम लोग बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल कहते हैं। और बीटी जो शब्द है वो बैसिलस थ्रेंजेंसिस होता है, जिसका जो एक माइक्रोब्स होता है, बैक्टीरिया होता है, उसी का ही नाम है बैसिलस थ्रेंजेंसिस। इसको आप लोग लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है लिखते समय थ्रेंजेंसिस की स्पेलिंग। इसको याद करने का सिंपल वे मैं बताते हूँ कैसे लिखना है, थुरिंजिएंसिस, ठीक है। बैसिलस तो आप लोग लिख लोगे, ठीक है, बैसिलस तो एकदम आसान है। थुरिंजिएंसिस में गलत होती है तो देखिए कैसे, देखिए थू, ठीक है। अब रिन, रिन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा रखा, थुरिन, और जिएंसिस, ठीक है, जी एन सिस। तो थुरिंजिएंसिस ये क्या है, ये स्पीसीज है। आप लोग इसी तरह से आप लोग लिख के आइएगा, गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ओवर रिपिंग लॉसेस कैन बी रिड्यूस, कम से कम होता है। और एक वैरायटी दी गई है टोमेटो की, तो वो भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, टोमेटो की ही वैरायटी है फ्लावर सावर, ठीक है। इनहेंस हम लोगों ने इनहेंस कर रखा है। न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, गोल्डरनाइज की बात करें तो कौन सा विटामिन था आप लोगों ने याद किया था अभी, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताते चले अगर आप लोगों को याद है। विटामिन ए, बिल्कुल सही है, विटामिन ए ही पाया जाता है गोल्डरनाइज में। रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स। देखिए कम से कम हमको क्या करना है, इस्तेमाल करना है केमिकल पेस्टिसाइड्स, क्योंकि पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी होती है, तो पेस्टिसाइड का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी सामने आए हैं जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस इसका जो आप लोगों को दिमाग में अपने बैठाना है, कभी कभी को बोर्ड में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्या इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी होगा, तो बिल्कुल होगा। क्या है पहला डिसएडवांटेजेस, दीज क्रॉप्स कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शंस। देखिए ऐसा हो सकता है, अमूमन सभी जगह तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिला है। दीज क्रॉप्स, ऐसी फसलें जो होती हैं वो क्या करती हैं, कॉज करती हैं, कारण बनती है एलर्जिक रिएक्शंस का। तो कई तरह की एलर्जिक रिएक्शंस देखने के लिए मिली हैं, तो इसका मतलब ये एक डिसएडवांटेजेस हो सकता है। दीज क्रॉप कैन नॉट प्रोड्यूस सीड्स। देखिए ये जो क्रॉप्स होती हैं कैन नॉट प्रोड्यूस सीड्स, जल्दी जो है सीड का जो प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, द फार्मर हैव टू बाय सीड्स एवरी टाइम दे ग्रो विद द हेल्प ऑफ क्रॉप। देखिए यहाँ पर जो क्रॉप है, ठीक है, क्रॉप्स, ठीक है, कैन नॉट प्रोड्यूस सीड्स, मोस्टली सीड का प्रोडक्शन नहीं करती हैं। मोस्टली देखिए यहाँ पर बिल्कुल की बात नहीं करेंगे, मोस्टली सीड का प्रोडक्शन नहीं करती हैं, लेकिन जो क्रॉप सीड का प्रोडक्शन करती हैं वो सीड अपने आप में वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। मतलब उनके पास अपने आप ही जेनेटिकली मॉडिफाइड
जो है उनका नेचर स्वभाव हो जाता है। ठीक है, ये जरूर रख लें। यहाँ पर कुछ क्रॉप की बात हो रही है, दिस मतलब सम ऑफ द क्रॉप्स जो कोई बायोटेक्नोलॉजी से पर प्रिपेयर की गई हैं वो डू नॉट प्रोड्यूस सीड। अब जब सीड का प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमको क्या पड़ेगा कि मार्केट से बाय करना पड़ेगा। बाय करने के लिए हम लोगों को ओवर मतलब पैसा खर्च करना पड़ेंगे, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं आप लोग। तीसरा पॉइंट है दीज क्रॉप्स आर वेरी एक्सपेंसिव, थोड़ी सी महंगी हो जाती हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग देम इज वेरी टेडश, मतलब थोड़ा सा ध्यान पूर्वक हम लोग को इस मेथड को पूरा करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं कैन नॉट बाई दीज सीड्स एवरी टाइम, कभी कभी किसान नहीं खरीद पाते, जो इसका एक डिसएडवांटेज के अंतर्गत आ जाता है पॉइंट। देयर कुड बी पॉजिटिव, देखिए देयर कुड बी पॉसिबिलिटीज विद दिस क्रॉप्स दैट द इंसेक्ट एंड पेस्ट बिकम रेजिस्टेंट, कभी कभी ये इंसेक्ट और पेस्ट बिकम रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इन सच कंडीशन देयर कैन अराइज द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, कभी कभी ऐसा हो जाता है लेकिन हमेशा नहीं होता। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट एंड पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप कुड गिव राइज टू सुपर वीड्स, कभी कभी सुपर वीड्स की भी यहाँ पर बात आती है। नॉर्मल वीड्स निकलते हैं, यहाँ पर सुपर वीड्स भी होते हैं, सुपर पेस्ट भी होते हैं। दैट वुड नीवर स्ट्रॉन्गर केमिकल्स टू द डिस्ट्रॉय देम, कभी कभी इन तरह की वैरायटीज पर जो डिपेंडेंट होने वाले जो पेस्ट होते हैं, डिपेंडेंट होने वाले जो क्या होते हैं इंसेक्ट वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं अपने आप में ही एक रेजिस्टेंट बन जाते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये भी आप लोग याद कर सकते हो। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 6, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पोज आर रिस्क टू फूड डाइवर्सिटी एज द प्लांट मच मोर डोमिनेंट, कभी कभी डोमिनेंट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। हम लोग जो खा रहे होते हैं क्रॉप्स वगैरह जो वैरायटीज़ खा रहे होते हैं, अचानक से बायोटेक वाली जो फसल हम लोग खाते हैं तो अजीब सा थोड़ा उसका टेस्ट रहता है, थोड़ा सा आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। लिखा साइंटिस्ट चूज द जीन्स बट दे डोंट नो वेयर इज द डीएनए टू प्रिसिवली इंसर्टेड दीज जीन्स एंड दे हैव नो वे टू कंट्रोलिंग जीन। देखिए पहली चीज़ जो साइंटिस्ट होते हैं जो चुनाव करते हैं कौन सा जीन्स को हम लोगों को रिमूव करना है, किस जीन के स्थान पे नया जीन ट्रांसमिट कराना है, ये थोड़ा सा एक ऐसा प्रोसेस होता है जो थोड़ा सा समस्या करता है एक्सप्रेशन करने में या इंट्रोड्यूस कराने में। जीन्स डू नॉट वर्क इन आइसोलेशन, चेंजिंग अ फ्यू कुड चेंज द होल पिक्चर, कभी कभी कुछ जीन्स परिवर्तन होने के बाद पूरी पिक्चर ही बदल जाती है, या फिर ये कह लें पूरा जो है वैरायटी ही चेंज हो जाती है। तो ये भी समस्या देखने के लिए मिली है। फार्मर्स हैव टू बाय एक्सपेंसिव सीड्स एवरीवेयर, ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मेथड जो पहले हुआ करता था बिल्कुल उससे अगेंस्ट में चलता है। मे बी मोर सूटेड अदर लोकल इन्वायरमेंट, मतलब थोड़ा सा अपोजिट चलता है, इसको भी थोड़ा किसानों को समझना पड़ता है। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कॉज प्रॉब्लम टू ह्यूमन हेल्थ फॉर सप्लाइंग एलर्जेंस, देखिए कई तरह की एलर्जी अभी आप लोगों ने पढ़ी थी, हो सकती है कभी कभी ऐसी देखने के लिए मिली है। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स आल्सो सप्लाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर टू द ह्यूमन, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वैरायटी ही आप लोगों ने पढ़ा, माइक्रोब से रेजिस्टेंट होता है, तो कभी कभी इंसानों पर भी इसका दुष्प्रभाव दिखा जाता है। ट्रांसजीन्स इन क्रॉप्स प्लांट इंडेंजर्ड नेटिव स्पीसीज, फॉर एग्जाम्पल द जीन फॉर बीटी टॉक्सिन एक्सप्रेस इन द पॉलिन माइट एंड नेचुरल पॉलिनेटर्स लाइक हनीज बीज, कभी कभी पॉलिनेटिंग एजेंट्स हुए होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है या फिर उनका रिमूवल हो जाता है ना, क्योंकि कई तरह के पौधों पर ही डिपेंड होते हैं कई तरह के पॉलिनेटिंग एजेंट्स, और जब रेजिस्टेंट वैरायटी जब तैयार होती है तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स का रोल बिल्कुल भी नहीं रह जाता। तो ये समस्या देखने के लिए मिलती है जिसकी वजह से वो जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक समस्या एंडेंजर्ड वाली बन जाती है। तो इसको भी देखना पड़ता है। वीड्स आल्सो बिकम रेजिस्टेंट, और कभी कभी इस तरह की फसल बनाने के लिए हम लोग जब बायोटेक का इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी जो कुछ वीड्स होते हैं, वीड मतलब अनवांटेड जो पौधे होते हैं, वो भी अपने आप में रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जो कि एक समस्या का कारण बनते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रांसजीन्स में भी एलर्जी एंड टॉक्सिक आप लोगों ने पढ़ा था, कॉज द डैमेज ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, कभी कभी ये नेचुरल एनवायरनमेंट को भी डैमेज करते हैं। अब एग्जांपल्स ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए। देखिए पहला यहाँ पर लिखा है बीटी टॉक्सिन, जो शब्द आया है जिसकी वजह से हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप को तैयार करते हैं। टॉक्सिन शब्द आया तो थोड़ा समझ लेते हैं इसको। बीटी टॉक्सिन आर आइसोलेटेड एंड इंट्रोड्यूस इनटू द क्रॉप प्लांट, देखिए क्रॉप प्लांट में इंट्रोड्यूस कराते हैं बीटी टॉक्सिन को, है ना। एंड इन दिस वे, जिसकी वजह से दिस वे की वजह से बीटी कॉटन क्रॉप प्लांट्स हैव बीन डेवलप्ड, जिसकी वजह से बीटी कॉटन क्रॉप प्लांट तैयार हुई है। कई तरह की बीटी से रिलेटेड जो क्रॉप तैयार हुई है, जैसे बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया, ठीक है, तो बीटी टॉक्सिन की वजह से संभव हो पाया। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द बॉलवर्म्स ऑन द बीटी कॉटन एंड दस द यील्ड इंक्रीज, जिसकी वजह से इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर बॉलवर्म्स का मतलब यहाँ पर देयर इज नो इफेक्ट, मतलब किसी भी प्रकार का
जो ग्रो होगा या फिर जो पौधा उग रहा होगा उसके किसी भी टिश्यू या सेल्स पर कोई भी इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, जिसकी वजह से बेटी कॉटन अंदर द ईल्ड जो होगा, मतलब जो फसल होगी जो हमने तैयार की होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब उसका बेटरमेंट होगा और इंक्रीज नहीं रहेगी। अब दूसरा जो यहाँ पर दिया, मतलब पहला जो आया है यहाँ पर क्रॉप का नाम वो बेटी ब्रिंजल है। ठीक है, बेटी ब्रिंजल मतलब बैसिलस थ्रेंजेनेसिस की बात हो रही है, जिसकी वजह से हम लोगों ने ब्रिंजल तैयार किया है। तो मॉडिफाइड क्रॉप है, इसको भी आप लोग दिमाग बैठा लें। तो नाम से लग रहा होगा ब्रिंजल की ही, मतलब बैगन की ही वैरायटी है। द बीटी ब्रिंजल इज अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप विच इज पेस्ट रेजिस्टेंट। देखिए नाम से लग रहा है पेस्ट रेजिस्टेंट होगी, और साथ में कई तरह के स्ट्रेस जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, हीट हो गया, वार्म हीट हो गया, कोल्ड हो गया, है ना, और एबायोटिक कंपोनेंट जो एबायोटिक फैक्टर आप लोगों ने पढ़ रहे थे जो समस्या कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। टॉक्सिन प्रोड्यूस जीन्स बैसिलर थोरिनजेंसिस, देखिए थोरिनजेंसिस बिल्कुल इसी तरह से आप लोग याद कर लीजिए। एंड बीन जेनेटिकली इंसर्टेड इनटू ब्रिंजल प्लांट टू प्रोड्यूस टॉक्सिक प्रोटीन टू द किल हार्मफुल इंसेक्ट और पेस्ट। तो जिसकी वजह से अब बीटी टॉक्सिन का यूज़ हम लोग करते हैं या इंजेक्ट कराते हैं, तो जो क्रॉप होती है जिस पर इसका हम लोगों ने क्या किया था, इंसर्ट कराया था, जिसकी वजह से अब क्रॉप क्या हो गई, मोर जो है प्रोड्यूस करेगी टॉक्सिक प्रोटीन को टू किल हार्मफुल जो एजेंट्स बन रहे होंगे पौधे के अंदर, वो बिल्कुल भी क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये आप लोगों को दिमाग में उठाना है। तो बेटी ब्रिंजल इज अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप विच इज पेस्ट रेजिस्टेंट। द टॉक्सिन प्रोड्यूस जीन्स इज बैसिलस थ्रेंजेनेसिस हैव बीन जेनेटिकली इंसर्टेड इनटू द ब्रिंजल प्लांट टू प्रोड्यूस टॉक्सिक प्रोटीन्स टू किल हार्मफुल इंसेक्ट या फिर पेस्ट। तो ये तो आप लोगों ने दोबारा पढ़ लिया, ठीक है। अब बेटी कॉटन की अगर हम बात करें तो बेटी कॉटन बिल्कुल इसी तरह से बना हुआ है। कैसे बना है, तो बैसिलस थ्रेंजेनेसिस की सहायता से बेटी जो है कॉटन की वैरायटी बनी हुई है। तो लिखा है द बैक्टीरियम बैसिलस थ्रेंजेनेसिस प्रोड्यूसेस ए काइंड ऑफ प्रोटीन, एक तरह की प्रोटीन किससे बनी है, विच हैज द कैपेसिटी टू किल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट, जिसके अंदर अपने आप में ही इंसेक्ट को किल करने की कैपेबिलिटी जनरेट हो जाती है। द जीन्स कोडिंग फॉर द, अब जो कोड कर रहे हैं वो जो बैसिलस थ्रेंजेनेसिस है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगली जो यहाँ पर आप लोगों ने क्रॉप पढ़नी है उसका नाम है गोल्डन राइस। राइस वैरायटी रिच इन द विटामिन है, अभी आप लोगों ने पढ़ रखा था। डेवलप्ड बाय इंसर्टिंग बीटा कैरोटीन्स जीन इनटू द राइस प्लांट जीनोम। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, गोल्डन राइस वगैरह पूछा गया, आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, रिवीजन जरूर करिए, मिसिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट जिनका प्रॉपर्टीज़ भी दी गई जिनकी, वो भी आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। देखिए टोमेटो की जो प्रॉपर्टी यहाँ पे जनरल नेम्स जो फ्लावर सावर यहाँ दिया है, इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिए। तो टोमेटो ट्रांसजेनिक प्लांट है, जहाँ पे जो जनरल नेम यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया वो फ्लावर सावर है, और इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसको भी जरूर दिमाग में आप बैठा लीजिए। कैसे बैठाने में बता देता हूँ सिंपल वे में, आप मोर फ्रेश डिलेड रिपनिंग इम्प्रूव्ड फ्लेवर, ठीक है। इसी तरह से कॉटन से रिलेटेड यहाँ पर बॉल गार्ड है या बीटी कॉटन कह सकते हैं। कंटेनिंग बैसिलस थ्रेंजेनेसिस इंट्रोड्यूस कराया जाता है, टॉक्सिन जीन इंट्रोड्यूस कराया जाता है, रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट एंड द लार्वा एंड द बॉलवर्म, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। पोटैटो जो कि न्यू लीफ से रिलेटेड यहाँ पर बात होगी। यहाँ पर कंटेनिंग बैसिलस थ्रेंजेनेसिस की सहायता से ही बनाया गया इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी होती है। मेज के लिए अगर हम लोग बात करें, यील्ड गार्ड की बात करें, तो ये भी आप लोग इंट्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ बैसिलस थ्रेंजेनेसिस। तो बेटी मेज कर सकते हैं आप लोग, बेटी पोटैटो कर सकते हैं, बेटी कॉटन हो सकता है, बेटी टोमेटो ना, बेटी सोयाबीन। तो यहाँ पर राउंड अप रेडी रेजिस्टेंट टू द ग्लाइफॉस्फेट, या माफ कीजिएगा ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड, जो कि कैसी होती है, रेजिस्टेंट होती है। तो हर्बिसाइड की बात हो रही है, हर्बिसाइड से रिलेटेड है, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर सामने आप लोगों के सामने एक वैरायटी दी गई है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, ट्रांसजेनिक टोमेटो, जिसको फ्लावर सावर ये कॉमन नेम है, ये आप लोग दिमाग में जरूर बैठाइए। आने वाले समय में ये क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाइए। अभी तक हम लोगों ने जो बात की थी वो सारे प्लांट थे। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, किस प्रकार से एनिमल्स क्यों तैयार किए जाते हैं, ये भी आप लोग जरूर पढ़ेंगे। तो पहला तो इसका नाम है, समझ लीजिए, ट्रांसजेनिक एनिमल, मतलब ये मॉडिफिकेशंस किए गए हैं एनिमल्स में। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स आप लोग समझ सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स के बारे में बताइए, तो आप लोग ये लिखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट के बारे में, तो आप लोग इससे पहले जो आप लोगों ने पढ़ा वो लिखिए। अगर क्वेश्चन आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो उसमें आप लोग सब लिख सकते हो, माइक्रोब्स भी लिख सकते हो, प्लांट भी लिख सकते हो, एनिमल भी लिख सकते हो, मतलब कुछ भी आप लोग बनाना चाहो बता सकते हो। चलिए समझाना चालू करता हूं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दूज एनिमल्स, मतलब ऐसे एनिमल्स, ऐसे जानवर या ऐसे जो नस्लें हैं
विच हैव बिन जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिनको हम लोगों ने मॉडिफाइड किया या जिनके जीन्स में हम लोगों ने परिवर्तन किया है, ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग। और वो परिवर्तन कैसे हो पाया है, हमने क्या किया, जीन्स को रिमूव किया है, जो डिफेक्टिव जीन्स था उसको रिमूव किया है और उसकी जगह पे कोई फॉरेन जीन्स को इंसर्ट कराया है विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी, जिसका नाम होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ट्रांसजेनिक माइस यानी कि ऐसा चूहा जो कि मॉडिफाइड है, ऐसा सुअर जो कि मॉडिफाइड है, ऐसा रैबिट जो कि मॉडिफाइड है, ऐसी भेड़ या ऐसी शीप जो कि मॉडिफाइड है, ऐसी काऊ जो कि मॉडिफाइड है, और कई तरह की मछलियों को भी हमने मॉडिफाइड कर रखा है, ठीक है, एक्सेट्रा हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड, इनका हम लोगों ने निर्माण कर लिया है। ऑफ ऑल द ट्रांसजेनिक एनिमल 95% माई सैलून, जिनमें से सबसे ज़्यादा मात्रा में जो माई सैलून है उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक एनिमल्स, देखिए अब इतने ज़्यादा मात्रा में हम लोगों ने एलोन, मतलब यहाँ पर माइस की अगर बात करें, चूहों की बात करें, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में हम लोगों ने बनाए हैं, तैयार किए हैं ट्रांसजेनिक। क्यों करते हैं इनका मॉडिफिकेशन, इस तरह के एनिमल्स को हम लोग तैयार क्यों करते हैं, इनका क्या यूज़फुल जो है हम लोगों के लिए महत्व क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहले तो ये समझते हैं फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन, इनको बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल को कौन कौन से स्टेप को हम लोग को दिमाग में बैठाना है। सबसे पहला तो हम लोग को तैयार करना है, आइडेंटिफाई करना है एंड आइसोलेट कराना है डिजायर्ड जीन का, मतलब डिजायर्ड का मतलब जो हमारी इच्छा होती है, जिस जीन को हम लोगों को इंसर्ट कराना होता है वो हमारी ऐच्छिक जीन से रिलेटेड कहलाता है सब, ठीक है, मतलब किस जीन को हटा के कौन सा जीन हमको इंजेक्ट कराना है, वो होता है आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ ए सूटेबल वेक्टर। अब किस वेक्टर की सहायता से, आप लोगों ने प्लाज्मिड पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा रिवीजन मैं करा रहा हूँ फिलहाल, तो रिवीजन में मैं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा भी। तो वेक्टर्स की सहायता से हम लोगों ने क्या कराना है, इंजेक्ट कराना है, उसके अंदर पहुंचाना है, यानी कि माइक्रोब्स के द्वारा, यहाँ वेक्टर का मतलब माइक्रोब्स है ना, जिसकी सहायता लेनी है उस जीन्स को, उस डिफेक्टिव जीन को हटा के उसकी जगह पे फॉरेन जीन को पहुंचाना। तो ये हेल्प लेना पड़ता है हम लोग को किसी न किसी माइक्रोब की सहायता से, तो उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर का मतलब जो संदेश वाहक की तरह काम करे या वाहक की तरह कार्य करे, कैरियर की तरह कार्य करे, उसे हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्लियर है। तीसरे पॉइंट में कहा है इंटीग्रेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन विद द हेल्प ऑफ या विद द वेक्टर टू प्रोड्यूस द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ये पॉइंट तो बहुत ही आसान है, इंटीग्रेशन करना है, मतलब हमको मॉडिफाइड करा देना है डिजायर्ड जीन से, ठीक है। आखिरी वाला पॉइंट देख लेते हैं क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, जो कि टारगेट सेल पर क्या करेगा, अपना प्रभाव डालेगा। टारगेट टिश्यू हो सकते हैं, टारगेट एम्ब्रियो भी हो सकता है। आप लोगों ने पता किया प्रेगनेंसी के दौरान कई तरह के जो चाइल्ड होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो एम्ब्रियो में पनप रहे होते हैं, उनमें कई तरह के जेनेटिकल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। उनको रिमूवल करने के लिए हम लोगों ने कई प्रोसेस के द्वारा या फिर ये कह लें सीधे तौर पे जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से उनकी जो जीन्स हैं उनमें परिवर्तन किया है, और जो भी डिफेक्ट थे जेनेटिकली जो है डिफेक्ट थे उनको भी हम लोगों ने दूर किया है। और साइंस इतना तरक्की कर रहा है कि कई तरह की जेनेटिकली डिजीजेस जो है रिजॉल्व हो पाई, मतलब उनका सोल्यूशन हम लोगों ने निकाल रखा है, ठीक है। कहने में तो बहुत ही आसान लगता है, थोड़ा सा टिपिकल रहता है, लेकिन साइंस ने इसको कर दिखाया है, ठीक है, संभव कर दिखाया है। आगे देखते हैं। अगला है ट्रांसजेनिक एनिमल, जो आप लोगों ने पढ़ रखा है किस प्रकार से प्रिपेयर किए जाते हैं। तो किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं ये मैं बताने वाला हूँ। एनिमल दैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेशन, ठीक है। देखिए नाम से लग गया ट्रांसजेनिक एनिमल, एनिमल दैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन्स आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल। मतलब इन एनिमल्स को हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फॉरेन जीन्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, इसलिए इनका मॉडिफिकेशन हुआ है। और ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं ये प्रिपेयर्ड किए जाते हैं फॉलोइंग एम, इनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है जिनको बनाने का उद्देश्य है। क्यों बनाते हैं, सबसे पहला देखिए इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एनिमल प्रोडक्ट। अमाउंट ऑफ एनिमल प्रोडक्ट देखिए क्या चीज़ इंक्रीजमेंट, देखिए मिल्क है, फर है, वूल है, फ्लैश एंड टीथ एक्सेट्रा, जिसकी वजह से हम लोगों ने ट्रांसजेनिक एनिमल का मॉडिफिकेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। टू ऑब्टेन बॉडी ऑर्गन्स सच एज लीवर, हार्ट एक्सेट्रा टू मेक देम रेजिस्टेंट एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो यहाँ पर जैसे प्लांट में था एनवायरमेंटल कंडीशंस को लेकर, बिल्कुल उसी तरह की यहाँ पर भी एनिमल्स तैयार किए जाते हैं जिस पर कोई एबायोटिक फैक्टर का कोई भी मतलब प्रभाव नहीं पड़ता। इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ रेश, और हम लोगों ने रेस की जो क्वालिटी ऑफ रेश होता है उसको इंक्रीज कराया, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स सच एज इंसुलिन हम लोगों ने तैयार किया, सीरम तैयार किया है, वेरियस हार्मोन्स हम लोगों ने इसी बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से तैयार किया, ब्लड क्लॉटिंग एजेंट्स को तैयार किए, फैक्टर्स को तैयार किए, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से तैयार किया है।
अच्छा क्यों तैयार किया, ये तो क्लियर हो गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि तैयार करने का कारण क्या था। यहाँ समझते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल कैरी करते हैं, है ना, ट्रांसजेनिक एनिमल क्या चीज़ कैरी करते हैं, उनके अंदर क्या चीज़ इंसर्टेड कराया जाता है, फॉरेन डिजायर्ड जीन को, ठीक है, मॉडिफिकेशन हो गया डिजायर्ड जीन की सहायता से, विच इज इंट्रोड्यूस्ड, और जो इंट्रोड्यूस मतलब जिसकी वजह से इंट्रोड्यूस हुआ, यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखिए जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी हम लोग कहते हैं, इसकी सहायता से हम लोगों ने क्या किया, कैरी कराया था फॉरेन डिजायर्ड जीन को, किसके अंदर, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। दीज आर प्रोड्यूस, और इनका जो प्रोडक्शन हुआ है फॉर टेस्टिंग, टेस्ट करने के लिए, द इफेक्ट ऑफ डिजीजेस, कई तरह की जो बीमारियां बढ़ रही हैं, ठीक है, बीमारियां जैसे बढ़ती हैं तो हम लोग टेस्ट कराते हैं ना किस प्रकार से इनको सुधारा जा सकता है। तो डायरेक्ट हम लोग किसी नॉर्मल ऑर्गेनिज्म पर इसका जो है एंटीबायोटिक्स डोज नहीं दे सकते, या फिर एंटी सीरम नहीं दे सकते, या फिर एंटीडॉट्स वगैरह नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो हम लोगों ने क्या तैयार कर दिया, हम लोगों ने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को तैयार किया है, क्योंकि उस पर ही हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई। क्या मिल गई कि इफेक्ट ऑफ डिजीज, ड्रग, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी में भी देख लेते हैं क्या चीज़ प्रकार प्रभाव पड़ता है, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए बायोटेक्नोलॉजी हैज़ ए स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन टू द ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन डिजीज विच आर एज फॉलोज। तो ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज, तो ह्यूमंस पर होने वाले डिजीजेस के ट्रीटमेंट में हम लोगों ने ट्रांसजेनिक एनिमल्स की सहायता ली है, ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड को बनाने में, और साथ में इंसुलिन हार्मोन को तैयार करने में हम लोगों ने ट्रांसजेनिक एनिमल का जो है पूरा उपयोग लिया है, ठीक है। दूसरा, वैक्सीन प्रोडक्शन में भी हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स को इस्तेमाल करते हैं, और पता लगाने में, टू आइडेंटिफाई डिजीजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। देखिए प्रेगनेंसी के समय बीमारियों को पता लगाने में भी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को ही हम लोग तैयार करते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा था ट्रांसजेनिक एनिमल के साथ ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स भी होते हैं, जी हाँ, माइक्रोब्स भी होते हैं। अब टू डिटेक्ट एड्स, देखिए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स है, बीटा थैलेसेमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, इनको भी हम लोग पता लगा सकते हैं। कब, जब प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं, जो प्रेगनेंसी के समय जो एम्ब्रियो तैयार होता है उसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, और डिफेक्ट पता लगाने के लिए हम लोगों ने ट्रांसजेनिक एनिमल्स की सहायता ले रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेथड टू क्रिएशन ट्रांसजेनिक एनिमल्स, तो किस प्रकार से क्रिएट कराते हैं, तैयार करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को। तो इसके यहाँ पर स्टेप हैं 3। पहला तो डीएनए माइक्रो इंजेक्शन होता है। तो डीएनए माइक्रो इंजेक्शन का मतलब डिजायर्ड जीन्स को इंजेक्ट कराना है इनटू द होस्ट सेल में या इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म में। अब वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, और माइक्रोब भी हो सकता है। और ये हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स की सहायता से पॉसिबल कर सके हैं, ठीक है। अब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर करने के लिए हम लोगों ने तैयार कर ली है या फिर ढूंढ ली है। रेट्रोवायरसेस का इस्तेमाल करते हैं मेडिएटेड जीन ट्रांसफर के तौर पर। तो ये 3 चीज़ें आप लोग जरूर पढ़ें, क्रिएशन करने के लिए, तैयार करने के लिए। अब कैसे कैरिड आउट इन द फॉलोइंग वे, किस प्रकार से ये कैरिड आउट होता है तो ये प्रोसेस पूरी कैसे होती है इसको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान समझिए। पहले तो यहाँ पर समझना है आप लोगों ने, फिजिकल जो है ट्रांसफेक्शन है। फिजिकली द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द जो प्रो न्यूक्लियस ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम आप लोग कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं केमिकल ट्रांसफेक्शन। द टारगेट डीएनए आप लोगों ने देख रखा होगा जहाँ पर आप लोगों को ये पहुँचाना है फॉरेन जीन को, इज टेकन अप इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट की सहायता से। लेटर दे बोथ को प्रेसिपिटेट विच हेल्प इन द डीएनए अपटेक, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी सहायता से, कैल्शियम फॉस्फेट की सहायता से। बैक्टोफेक्शन जीन्स ऑफ द इंटरेस्ट इन द ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इनटू द टारगेट सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। और जिस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है उसको हम लोग यहाँ पर वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में लिखा रेट्रोवायरस मेडिएटेड करता है जीन ट्रांसफर को। सिंस ये कैसे होता है, रेट्रोवायरस हैव द एबिलिटी, और किस प्रकार की एबिलिटी है, टू गेट द इन्फेक्ट द होस्ट सेल, दे आर यूज्ड एज ए वेक्टर टू ट्रांसफर द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द टारगेट जीनोम, ठीक है। तो जेनेटिकली कोड हम लोगों ने पढ़ रखे हैं काफ़ी, तो कौन सा कोड किसके लिए होता है ये भी हम लोगों ने जो है माइंड मेकअप कर रखा है। तो रिसर्चर इतने रिसर्च कर चुके हैं कि किस प्रकार के जीन्स को हमको किस प्रकार से अलग करना है या फिर किस प्रकार से उसको काटना है, किस फ्रेगमेंट्स से काटना है, ठीक है। उसके लिए भी एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस की सहायता से हम लोगों ने जो है फ्रेगमेंट्स को काटना चालू किया है। अब इसके जो बेनिफिट्स होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के वो मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए बिल्कुल जैसे क्रॉप में बेनिफिट्स थे बिल्कुल उसी तरह के बेनिफिट्स एनिमल्स में भी मिलने वाले हैं, और आप लोगों ने तैयार भी किया था कि क्यों तैयार करते हैं वो भी उसके बेनिफिट्स ही थे। चाहे तो आप लोग वेरी शॉर्ट में भी एक बार समझ सकते हैं। शॉर्ट वे में दीज एनिमल्स हैव हाई रेजिस्टेंस पावर होता है, दीज एनिमल्स हैव
हाई यील्ड कैपेसिटी होती है। दीज एनिमल्स हैव हाईली वैल्यूएबल फॉर एग्रीकल्चर के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। दीज एनिमल्स आर हाईली वैल्यूएबल फॉर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इनका इस्तेमाल ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का जो इस्तेमाल है, यूजेस हैं, वो किस प्रकार से हम लोग करते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी आप लोगों ने समझ भी है, इसको थोड़ा सा और दिमाग में उठा लें। पहले तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसको? ट्रांसजेनिक एनिमल को। तो ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जो कि डेवलपमेंट एंड जीन फंक्शन के तौर पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से जीन वर्क करते हैं ये हम लोग समझते हैं। दूसरा है स्टडी ऑफ डिजीजेस। तो डिजीज़ को पता लगाने के लिए भी हम लोगों ने इस्तेमाल कर रखा है। ट्रांसजेनिक एनिमल हेल्प करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या मॉडिफाइड एनिमल्स हम लोगों की सहायता करते हैं टू स्टडी ऑफ जेनेटिक डिजीजेस, कई तरह की जेनेटिक डिजीजेस को पता लगाने में, आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, जैसे आर्थराइटिस हो गया, ठीक है, हड्डियों से जुड़ी समस्या, कैंसर हो गया, ठीक है, अनवांटेड जो सेल्स ग्रो करते हैं उनको पता लगाने में, या फिर फाइब्रोसिस जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है उसको भी पता लगाने में हम लोगों ने ट्रांसजेनिक एनिमल की सहायता ले रखी है। तो काफ़ी हद तक हम लोगों के सामने इतने सारे इंपॉर्टेंट आ गए। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। पॉइंट वाइज आप लोग चाहें तो हेडिंग वाइज याद कर सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं कई तरह के, ट्रांसजेनिक एनिमल से हम लोगों ने कई तरह के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को भी बनाया रखा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, ट्रांसजेनिक एनिमल कैन बी यूज टू ऑब्टेन सम एसेंशियल प्रोडक्ट इन द सफिशिएंट अमाउंट, जैसे प्रोटीन रिच मिल्क। ठीक है, देखिए मिल गया, क्या मिल गया? प्रोटीन रिच मिल्क। ये हम लोगों ने बना रखा है ट्रांसजेनिक काऊ से, और उस काऊ का नाम रोजी, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। द मिल्क कंटेन्स अल्फा लैक्टे जो है ब्यूमिन होता है, लैक्टल ब्यूमिन वो रहता है इसमें, जो बैलेंस करता है नरिशमेंट ऑफ द ह्यूमन चाइल्ड को, है ना, बच्चों में नरिशमेंट जो है देता है। ठीक है, न्यूट्रिशन को प्रचुर मात्रा में, या फिर कहते हैं जितना उसको आवश्यकता होती है उसको देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो इस्तेमाल है या फिर अगला जो इसका यूजेस है, यूटिलिटी है, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में हम लोगों ने कर रखा है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल आर हाईली सेंसिटिव टू द टॉक्सिक सब्सटेंसेस ड्यू टू दिस, जिसकी वजह से दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। तो टॉक्सिक केमिकल को पता लगाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? टॉक्सिक केमिकल्स का पता लगाने में हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल की सहायता लेते हैं। अब देखिए कई तरह के पिक्स तैयार किए गए हैं। ठीक है, सुअर की बात हो रही है यहाँ पर, ट्रांसजेनिक पिक्स। तो ट्रांसजेनिक पिक्स कंटेनिंग ह्यूमन एंटीजन जीन्स, देखिए क्या कंटेन करते हैं? ह्यूमन की ही तरह जो है यहाँ पर आइडेंटिफाइड होने वाले एंटीजन जीन्स कैन बी सेफली यूज्ड एज ए डोनर फॉर ऑर्गन। ठीक है, लाइक पैनक्रियास, किडनी, हार्ट एक्सेट्रा इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। मतलब जो सुअर होते हैं, ठीक है, उनके कुछ अंग जो इंसानों के अंग से क्या करते हैं, हम लोग अर्पण करते हैं, मतलब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। अंग का जो है यहाँ पर प्रत्यारोपण होता है, मतलब अंग हटा के नए अंगों को लगाना, है ना। ट्रांसजेनिक एनिमल की सहायता से उनके अंगों का इस्तेमाल हम लोग जो है ट्रांसप्लांटेशन, किसी ह्यूमंस में डिफेक्टिव ऑर्गन्स को हटा के उस एनिमल्स की सहायता से हम लोगों ने अंगों को क्या करना है, लगाना है। तो ये भी हेल्पफुल होते हैं। अगला वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, ये भी आप लोग तैयार कर सकते हो बिफोर टेस्टिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखिए ह्यूमन बीइंग पर किसी भी तरह की वैक्सीनेशन यूज़ करने से पहले हम लोग को टेस्ट करना जरूरी होता है कि उसका प्रभाव कहीं उल्टा विपरीत तो नहीं पड़ेगा ह्यूमंस पे। तो उसको चेक करने के लिए या उसकी टेस्टिंग करने के लिए वैक्सीन को हम लोग किस पर लगाते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ किस पर लगाते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल पर। एग्जाम्पल की बात करें, पोलियो वैक्सीन वॉज टेस्टेड। जो पोलियो की वैक्सीन तैयार हुई थी, इसका इस्तेमाल सबसे पहले ही हम लोगों ने लगा रखा था, इस्तेमाल कर रखा था ट्रांसजेनिक माइस। तो कई तरह के जो चूहे थे उन पर हम लोगों ने तैयार कर रखा था। ठीक है, आगे देखते क्या है। वूल, तो हम लोगों ने ट्रांसजेनिक एनिमल से क्या, वैराइटेड एनिमल से वूल मतलब ऊन का भी हम लोगों ने निर्माण कर रखा है। ट्रांसजेनिक शीप विच प्रोड्यूसेस हाई अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड, है ना, सिस्टलाइन आल्सो प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वूल। तो इसको भी आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। तो वूल का प्रोडक्शन हम लोगों ने हाई कर दिया। रैपिड ग्रोथ की बात करें, ट्रांसजेनिक एनिमल कैरिंग करते हैं ग्रोथ प्रमोटिंग गॉन विल बी ट्रांसजेनिक एनिमल कैरी फॉरेन जीन्स ऑन और द डिजायर्ड जीन विच इज इंट्रोड्यूस कराना होता है किसी यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। दीज एनिमल्स आर प्रोड्यूस फॉर द टेस्टिंग एंड इफेक्ट ऑफ डिजीजेस, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एक्सेट्रा। ये आप लोगों ने ऊपर ही पढ़ रखा था। यहाँ पर एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म मतलब एक बंदर दिया गया है जो कि ट्रांसजेनिक है, आप लोग देख सकते हैं। इसको भी बायोटेक्नोलॉजी या फिर कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से हम लोगों ने बना रखा है। ठीक है,
अब देखते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का होता है। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, नाम से लग रहा है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया इन विच फॉरेन जीन्स हैव बीन इंसर्टेड, बिल्कुल इसी तरह जैसे क्रॉप इंसर्टेड कराते थे, जिस तरह से एनिमल्स में इंसर्टेड कराते थे, बैक्टीरिया में बिल्कुल वही प्रोसेस है कि बैक्टीरिया जिसमें इन विच फॉरेन जीन का हम लोगों ने इंसर्टेड कराया, हैज़ बीन इंसर्टेड या हैज़ बीन इंट्रोड्यूस कराया है, इसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अब नाम समझते हैं, बैसिलस thuringiensis एंड एग्रोबैक्टीरियम। देखिए नाम समझ लीजिए, एग्रोबैक्टीरियम, ये दो चीजें आप लोगों ने पढ़ ली, बैसिलस thuringiensis, एग्रोबैक्टीरियम आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इन विच, जिसमें डिजायर्ड फॉरेन जीन्स हैव बीन इंसर्टेड। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या कर रखा है, इंसर्ट करा रखा है डिजायर्ड फॉरेन जीन्स को। ठीक है, सच बैक्टीरिया अब क्या कर सकता है, कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए वेक्टर। तो किसके तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, बैक्टीरिया के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब फॉरेन जीन्स को अगर हमको किसी क्रॉप में भेजना है तो इसी वेक्टर की सहायता से, जिसको हम लोगों ने पहले से ही मॉडिफाइड कर रखा है, कौन सा, बैसिलस thuringiensis या फिर एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने मॉडिफाइड कर लिया है। अब इसको फर्दर आगे क्या करते हैं, हेल्पफुल ले आते हैं, किस चीज़ के ट्रांसमिशन में या फिर फॉरेन जीन्स को इंसर्ट कराने में हम लोगों ने इसका इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। व्हेन एनी जीन इज इंसर्टेड इन द बैक्टीरियम देन इट इज कॉल्ड ट्रांसजीन, ये आप लोगों ने पढ़ा रखा है, एंड सच बैक्टीरियम इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक। अगर अलग वर्ड में बात करें, अगर दूसरे शब्दों में बात करें, तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आर दूस बैक्टीरिया जिनका जीनोम, हुज जीनोम हैव बीन चेंज, जिनका जीनोम ही हम लोगों ने परिवर्तित कर दिया है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन जीन्स को लेकर। ठीक है, आगे देखिए, तो क्या चेंज कर रखा है, फॉरेन जीन्स, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने जीनोम ही बदल दिया है। एग्जाम्पल की बात करें, इन 1983 की बात करें, इंसुलिन को तैयार किया गया था इंसर्टिंग रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इन ई कोलाई, प्रिपेयरिंग 2 DNA सीक्वेंसेस करस्पॉन्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन इंसुलिन ए एंड बी। ठीक है, तो ये एक और प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन जो कि हम लोग आगे पढ़ने हैं, मतलब पढ़ना है, इसको हम लोग जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ माइक्रोब्स जो कि ट्रांसजेनिक है, इसको भी आप लोग देख लीजिए और उनकी एप्लीकेशंस को भी साइड में लिखी हुई थोड़ा सा रीड कर लीजिए, आप लोग के दिमाग में जरूर आनी चाहिए। ई कोलाई, जिसको हम लोग यहाँ एस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं, आप लोग इसकी स्पेलिंग जरूर देख लें। ठीक है, देखिए एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है, इसको आप लोग लिख के प्रैक्टिस कर लें। ई कोलाई इसी का ही दूसरा नाम है, जिसको गट बैक्टीरियम भी हम लोग कहते हैं। इसका प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप लोग पढ़ सकते हो। अगला कह रहा है बैसिलस thuringiensis, इसको सॉइल बैक्टीरियम भी के नाम से इस्तेमाल करते हैं, और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है यहाँ पे दे रखा है। ट्राइकोडर्मा जो कि एक फंक्शस, इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, इसकी एप्लीकेशन बगल में दे रखी है, आप लोग पढ़ लीजिए। सीडोमोनास फ्लोरेसेंस, ये भी बैक्टीरियम है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा, ये भी आप लोग यहाँ पर साइड में, प्रिवेंट द फ्रॉस्ट डैमेज टू द प्लांट, ये पढ़ सकते हैं। सीडोमोनास पोटेटा, ये भी पढ़ लीजिए, बैक्टीरिया है। बैक्टीरियल स्ट्रेन्स कैपेबल ऑफ कंज्यूम हैवी मेटल्स, ठीक है, कई तरह के बैक्टीरिया जो कैपेबल होते हैं कंज्यूम करने में हैवी मेटल्स को, उसका भी नाम यहाँ पर दे रखा है, राइजोबियम जो है, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स आर बेसिकली आर बीइंग यूज कमर्शियली इन द फॉलोइंग पर्पस। कई पर्पस हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग को यहाँ पर समझना है कि कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, पहला तो इसका प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स, प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, ठीक है, विनेगर, चीज़, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, एंजाइम्स, लैक्टिक, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल बाई विच वी क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की सहायता से। प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स, फूड प्रिजर्वेशन, एडिंग फ्लेवर एंड द फूड प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन SCP, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा, एक्सेट्रा। एंड लास्ट में लिखा एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो दीज आर द वे जहाँ पर हम लोगों ने इनका इस्तेमाल किया। अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो इंडस्ट्री में इनकी यूटिलिटी कहाँ पर है, सबसे पहले चीज़, पनीर बनाने में देखिए किस तरह के पनीर है, ये चीज़ जो बनाया गया है, पनीर इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फैट कंटेनिंग मिल्क, कौन सा मिल्क है, फैट कंटेनिंग मिल्क, और लिखा है प्योर मिल्क इज़ हीटेड लगभग 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट के लिए, और लगभग 72 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट के लिए। तो इसको बोलते हैं, कौन सा मेथड है ये, याद कीजिए, आप लोग मिल्क खरीद के लाते हो, उसमें लिखा होता है पाश्चुरीकृत मिल्क, यानी कि पाश्चुरीकृत दूध, यानी कि पाश्चराइजेशन मेथड यहाँ पर हम लोग फॉलोअप करा लिया, जिसकी वजह से माइक्रोब्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गए। दिस मिल्क इज कूल्ड, तब उसको ठंडा करते हैं डाउन 30 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंतर्गत, मतलब एक रूम टेम्परेचर आप लोग मान सकते हैं। देयरफॉर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम एंड रेनिन एंजाइम आर एडेड। लगभग 45 मिनट का समय होता है। मिल्क केसीन नाम की जो प्रोटीन होती है, कौन से नाम की प्रोटीन, केसीन नाम की जो प्रोटीन होती है, बिकम सॉलिड हो जाती है और इट इज़ कट इनटू द स्मॉल पीसेस में काटी जा सकती है। ठीक है, दीज पीसेस आर हीटेड इनटू हॉट वाटर एंड
लगभग 1 घंटे के अंतर्गत इस काम हो जाता है। दीज पीसेस आर इमर्स्ड होती है इनटू द लाइट सलाइन वाटर आफ्टर केयरफुली स्क्वीजिंग देम। देखिए अगला योगर्ट कैसे तैयार करते हैं, इसको भी हम लोगों ने प्रिपरेशन किया है, ठीक है। योगर्ट इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिल्क, इसका इस्तेमाल भी हम लोगों ने मिल्क की सहायता से किया है। कैसे किया, नाउ डेज आजकल प्रोड्यूस एट द कमर्शियल लेवल पर इसका तैयार किया जा रहा है। फॉर द प्रोडक्शन प्योर मिल्क इज फर्स्ट हीटेड, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी आप लोगों ने चीज़ पढ़ा था, फर्स्ट हीटेड देन कूल्ड, पहले गर्म करते हैं फिर उसको ठंडा करते हैं। कल्चर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ठीक है, यहाँ पर जो है पूरा जीनस स्पीसीज तैयार कर लीजिए। 2 यहाँ पर हैं, ध्यान सुनिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिस, लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिस, इनको एडिट कराते हैं कोल्ड स्टेट में, और जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, जिसकी वजह से मिल्क बिकम हो जाता है सेमी सॉलिड। क्या हो जाता है, बिकम हो जाता है सेमी सॉलिड, और इट गेट्स अ स्मूथ सब्सटेंस, योगर्ट तैयार होता है, ठीक है। अब कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल पर्पस में हम लोगों ने कहाँ पर इसकी यूटिलिटी कर रखी है, तो एल्कोहल बनाने में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी एथिल एल्कोहल इज आल्सो प्रोड्यूस, और एथिल एल्कोहल बनाने की 2 विधियाँ हैं, ठीक है। आप लोगों ने एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है पढ़ा रखा होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोडक्शन बेसिकली एथिल एल्कोहल का करते हैं। अब एथिल एल्कोहल के प्रोडक्शन में हम लोगों ने यहाँ पर 2 तरीके देखे। पहला तो बाई स्टार्ची सब्सटेंस है, चाहे तो आप लोग रीड कर लीजिए अपनी जानकारी के लिए, मतलब अपने ज्ञानवर्धक बातों को बढ़ाने के लिए या ज्ञान को प्रचार प्रसार करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे बोर्ड के एग्जाम में इतना कुछ लिखने आने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन समझ लीजिए बाई स्टार्ची सब्सटेंस इन दिस प्रोसेस, जो पोटैटो होता है या मेज़ होता है, ये बार्ले होता है, राइस होता है ना, जिसकी वजह से हम लोग को क्या बनाना है, हम लोगों को एल्कोहल बनाना है, ठीक है। तो एल्कोहल इन सबसे तैयार होते हैं। फर्स्ट ऑल द डायस्टेज एंजाइम जो होता है, इसका जो है प्रोडक्शन होता है या फिर ऑप्टेन कराया जाता है फ्रॉम द जर्मिनेटेड बार्ले से। तो जौ से ही हम लोगों ने क्या किया, बार्ले से ही क्या तैयार किया, ऑप्टेन कराया क्या, एंजाइम को, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड माल्ट एंजाइम या माल्ट एक्सट्रैक्ट कहते हैं इसको, माल्ट MALT, ठीक है। माल्ट इज एडेड इनटू द बॉइल्ड स्टार्ची सब्सटेंस एंड इज केप्ट एट द टेम्परेचर 53 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। और यहाँ पर जो एंजाइम है डायस्टेज एंजाइम, वो कन्वर्ट होता है स्टार्च इनटू द माल्टोज, तो स्टार्च इनटू माल्टोज में। अब माल्टोज को गरमाते हैं, क्या करते हैं, बॉइल्ड टू रेनिन डायस्टेज एंजाइम के अंतर्गत। आफ्टर द ईस्ट जो होता है वो एडेड इनटू इट, अब वहाँ पर क्या बन जाता है, ईस्ट का प्रोडक्शन हो गया, मतलब एडेड हो गया, हम लोगों ने ऐड करा दिया। आफ्टर कूलिंग ठंडा करते हैं लगभग 25 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान में, माल्टोज एंजाइम डिग्रेड कर देगा किसमें, माल्टोज में, और ये माल्टोज इनटू ग्लूकोज में। अब देन जाइमेज एंजाइम डिग्रेड होगा ग्लूकोज में, और जिससे एथिल एल्कोहल का प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये एक प्रोसेस हो गई। दूसरी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है बाय फर्मेंटेशन ऑफ सुगरी फूड्स, ठीक है, सुगरी फूड्स। इस प्रोसेस में देखिए फिर से मैं बताता हूँ, इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस रॉ मटेरियल इज थिक जूस ऑफ सुगर केन, ठीक है, किससे तैयार कर रहे हैं, सुगर केन, मतलब गन्ने के रस की बात हो रही है, ठीक है। नाउ ईस्ट इज एडेड, अब उसमें क्या करना है, ईस्ट को मिला देना है माइन्यूट क्वांटिटी में, बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको क्या करना, खुला छोड़ देना है, जिससे इन दिस स्टेट ईस्ट का प्रोडक्शन, जो कि 2 एंजाइम्स इन्वर्टेज लिखा है, इन्वर्टेज एंड सुक्रेस, ये 2 एंजाइम की बात होगी, ये कन्वर्ट हो जाएंगे शुगर केन सिरप में और इन ग्लूकोज में एंड फ्रक्टोज में। और जाइमेज एंजाइम या फिर जाइमेज अनदर एंजाइम प्रोड्यूस करेगा बाय द ईस्ट से, जो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में एंड फ्रक्टोज में, और फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द एथिल एल्कोहल में। तो इसी तरह से एंजाइम परिवर्तन करते करते लास्ट में एथिल एल्कोहल का प्रोडक्शन हो जाएगा। अब देखिए अगला जो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है वो मेडिसिन फील्ड में या फिर मेडिकल पर्पस के तौर पर हम लोग करते हैं, उसको भी मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग इसको भी अच्छे से ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, देखिए अभी आप लोगों ने पढ़ा आफ्टर एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में यूटिलिटी या बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस, और इंडस्ट्रीज में एप्लीकेशंस आप लोगों ने पढ़ी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इज द मेडिसिन, मतलब दवाइयों में या कई तरह के मेडिसिनल पर्पस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर जो कि इंसानों के लिए, मैनकाइंड के लिए इस्तेमाल होते हैं। नाउ इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड द जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं हाई डिग्री ऑफ प्रोटीन, मतलब पोटेंशियल्स। इन दिस द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द मेडिकल एप्लीकेशंस इज कॉल्ड रेड बायोटेक्नोलॉजी। देखिए नया शब्द आ गया, क्या आया, रेड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। तो व्हाट डू मीन बाय रेड बायोटेक्नोलॉजी, तो द ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीलिंग विद द मेडिकल एप्लीकेशंस, ठीक है, डीलिंग विद द मेडिकल एप्लीकेशंस, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन
तो दवाइयों के उद्योग में बनाने में मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट प्रॉमिसिंग एप्लीकेशन इन सच एरियाज आर, सबसे पहले फार्मा मतलब कई तरह की दवाइयों को बनाने में, दूसरा ड्रग की प्रोडक्शन में, जेनेटिक टेस्टिंग में, और लास्ट में जीन थेरेपी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं, लिखा है अचीवमेंट ऑफ द फील्ड मेडिसिन आर एस फॉलोज। पहला तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होता है। ठीक है, तो अचीवमेंट कहाँ कहाँ हमने जो अचीव कर रखे हैं कुछ चीज़ें इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन में, सबसे पहला हम लोगों ने अचीवमेंट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में कर रखा है। अभी आप लोगों ने पढ़ रखा था कई तरह के जो है जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनको हम लोगों ने डायग्नोज किया है, दूर किया है, मतलब सही किया है, करेक्ट किया है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द मेनी डिजीजेस। तो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करते हैं। किसका, एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ये हमारे ब्लड में बनती हैं। कैसे बनती हैं, जब एंटीजन्स आता है, माइक्रोब्स हमारे शरीर में एंटर करते हैं और वेस्ट मटेरियल एज ए प्रोटीन के तौर पर जो है क्या करते हैं, इंजेक्ट कराते हैं इनटू द ब्लड सेल में। ठीक है, अब जब एंटीजन हमारे ब्लड सेल में आ जाते हैं तो उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए हम लोगों ने अपनी प्रतिरक्षा तंत्र को इतना विकसित कर रखा होता है कि हमारे शरीर में ही अपने आप एंटीबॉडी का निर्माण होता है, और जिसकी वजह से हम लोग क्या होते हैं, उस बीमारी से बच जाते हैं। और कभी कभी यही एंटीबॉडी नहीं बन पाती, तो नहीं बन पाती तो हमको क्या करना है, प्रोडक्शन करना है एंटीबॉडी का। वही चीज़ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कहलाती है। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। लिखा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मैनी डिजीजेस। तो हम लोगों ने कई तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए एंटीबॉडीज को प्रोडक्शन कर रखा है। और ये जो प्रोडक्शन हुआ है, इट इज़ प्रोड्यूस बाई हाइब्रिडोमा टेक्निक। देखिए एक टेक्निक है जिसका नाम यहाँ पर हाइब्रिडोमा है, इसको समझ लीजिए। जॉर्ज कोलर एंड कोसर मिल्स्टेन वर अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज। और इनके लिए और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। किस चीज़ के लिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को तैयार करने में। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को इंसर्ट कराते हैं पर्टिकुलर एंटीजेंस के द्वारा इन द बॉडी थ्रू द वैक्सीनेशन प्रोसेस के अंतर्गत, जिसकी वजह से रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं अगेंस्ट देम, अगेंस्ट दैट एंटीजन, उस एंटीजन के प्रति, मतलब अगेंस्ट में ये बनते हैं। दीज आर फॉर्म बाय द प्लाज्मा सेल। और ये बनते कि कैसे हैं, प्लाज्मा सेल से बनते हैं। और ये डराइव कहाँ से होते हैं, बीटा सेल से। इसी वजह से हाउ एवर एंटीबॉडीज वेरी होते हैं, अलग अलग होते हैं फिजिकल एंड केमिकल फॉर्म ड्यू टू वेरिएशन की वजह से किसी प्लाज्मा सेल में। नाउ साइंटिस्ट ने आइसोलेट कराया है, तैयार कराया है बीटा सेल्स एंड द फ्यूज इट विद दैट एब्जर्ड सेल्स विच हैज़ कैपेसिटी टू एंडलेस डिवीजन। और जिसके पास कैपेसिटी होती है बिना किसी एंडलेस डिवीजन की, मतलब कोई भी डिवीजन ऐसा हो जो एंडलेस ना हो। नाउ द सेल्स फॉर्म करेगी, मतलब खुद से वो बना लेगी, है ना, डिवीजन होना नहीं है, वो खुद से ही बना लेगी। इसको बोलते हैं हाइब्रिडोमा सेल। और इसी टेक्निक से हम लोगों ने प्रोडक्शन कर रखा है। दीज सेल्स बिकम अ सोर्स ऑफ प्योर एंटीबॉडी इन ए लॉन्ग पीरियड विच आर कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सच एंटीबॉडी वर्क करती है अगेंस्ट द ओनली अ सिंगल एंटीजन को लेकर। इफेक्ट ऑफ, है ना, कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी का आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, रेडियोथेरेपी, जो कि कैंसर में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, आगे लिखा जीन थेरेपी क्या होती है। जीन थेरेपी को और लॉन्ग में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या होता है जीन थेरेपी। इन दिस टेक्निक नॉर्मल जीन्स ट्रांसफर कराते हैं इन द पर्सन या किसी एम्ब्रियो में टू ट्रीट सेल्स एंड जेनेटिक डिसऑर्डर को दूर करने में। ठीक है, विच कंपेंसेट करते हैं इनएक्टिव जीन्स को एंड एक्म्प्लिश इट्स वर्क। ठीक है, बढ़ावा देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। GEAC क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके कुछ उद्देश्य हैं, इसको भी देख लेते हैं कौन कौन से उद्देश्य इसके हैं। पहला उद्देश्य एग्जामाइन करना, पता लगाना द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म। रिसर्च मतलब किस प्रकार से ये रिसर्च हुए हैं और किस प्रकार से जो ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ है वो हमारे लिए कहाँ तक लाभदायक हो सकता है। और ये भी पता लगाना क्या ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए नुकसान भी करे, तो ये पता लगाने का काम कौन जाएगा, GEAC को। ठीक है, इसके बारे में मैंने बता रखा है। इंस्पेक्ट करना, पता लगाना टू सेफ्टी द इंट्रोडक्शन ऑफ द GMO फॉर द पब्लिक सर्विसेज, मतलब हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं। मैनी प्लांट्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड टू मेक देम रेजिस्टेंट टू द डिजीजेस सच एज BT कॉटन। न्यूट्रिशनली मोर एडवांस होते हैं, जैसे कि गोल्डन राइस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा रखा है। इसमें क्या न्यूट्रिशनल इफेक्ट ज़्यादा है, विटामिन A आप लोगों ने पढ़ा रखा है, प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसी तरह से फोर्थ वाला जो पॉइंट है, क्या इसको भी देख लेते हैं। फोर्थ वाले पॉइंट को भी लिखा है, इट्स अदर एप्लीकेशंस इंक्लूड बायोरेमेडिएशन, ऑयल स्पिल्स इन द वेस्ट ट्रीटमेंट सच एज सुपरबग, एनर्जी प्रोडक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस के इस्तेमाल में भी हम लोगों ने जो है GEAC की सहायता लेनी होती है। GEAC ध्यान समझ लीजिए, जेनेटिकल इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी होती है, जो कि भारतीय संगठन है या फिर भारतीय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट होता है। इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। अब बायोटेक्नोलॉजी हैज़ ए स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस विच आर एज फॉलोज। तो ह्यूमन डिजीज ट्रीटमेंट में बायोटेक्नोलॉजी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो किस प्रकार से निभाई है उसको यहाँ पर बताया गया है। जैसे वैक्सीन
के प्रोडक्शन में, दूसरा प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड या इंसुलिन हार्मोन को बनाने में, तीसरा टू आइडेंटिफाई वेरियस डिजीजेस, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान कई तरह के डिजीजेस उनको पता लगाने में भी हम लोगों ने इसकी सहायता ले रखी है। अगला जो कंट्रीब्यूशन है डिटेक्ट करने में, पता लगाने में, एड्स या बीटा थैलेसेमिया या सिकल सेल एनीमिया, ये आप लोगों ने अभी ऊपर पढ़ रखा था। अब देखते हैं किस प्रकार से इंसुलिन तैयार हुई, या फिर इंसुलिन होता क्या है, कौन सी इंसुलिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड होती है, कौन सी ह्यूमन इंसुलिन होती है, दोनों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लिखा है इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटिक, ये जो इंसुलिन होती है ये यूज्ड की जाती है फॉर द डायबिटीज़। ठीक है, अब डायबिटीज़ ना हो मतलब डायबिटीज़ ना हो तो शुगर का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए प्रॉपर वे में। तो शुगर जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, हमारे ब्लड सेल से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, तो इसका मतलब हमको डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, अब ये डायबिटीज़ ना हो तो हमारे शरीर में ही पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज में ही आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, उसी से सिक्रेट होने वाला यहाँ पर एक इंसुलिन हार्मोन है, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। ठीक है, इंसुलिन। अब यही पैनक्रियाज अगर प्रॉपरली वर्क ना करे तो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होगा वो नहीं होगा, और इंसुलिन नहीं निकलेगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर बिल्कुल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी और जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो एक डायबिटीज़ शारीरिक रूप से हो गई, और एक डायबिटीज़ कैसी है, वो जेनेटिकली है। ठीक है, मतलब पूर्वजों से चली आ रही है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं क्या चीज़ है। इंसुलिन का इस्तेमाल डायबिटीज वाज अर्लियर स्टार्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ द स्लॉटेड कैटल एंड पिग्स। तो हम लोगों ने कई तरह के ऑर्गेनिज्म बना रखे हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ रखे थे ट्रांसजेनिक एनिमल्स, तो उससे हम लोगों ने इसकी जो है पूरी मैकेनिज्म को समझ रखा है। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है देखते हैं। लिखा है इंसुलिन, यहाँ पर देखिए बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कैटल एंड द पिग्स से हम लोगों ने क्या किया, पैनक्रियाज का स्लॉटेड कैटल एंड पिग्स से तैयार कर लिया है। हाउएवर दिस इज कॉज्ड एन इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको एलर्जी हम लोग कहते हैं इन सम पेशेंट। इन मैमल्स की बात करें, इंसुलिन का इस्तेमाल या सिंथेसाइज इन द पैनक्रियाज विद इन द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। देखिए आगे बात ना, बीटा सेल्स के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। इंसुलिन आइलेट्स ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, और ये चेन ए एंड बी में फॉर्म में होते हैं, दैट आर लिंक टुगेदर, जुड़े रहते हैं बाई डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। ठीक है, बॉन्ड आप लोग कह सकते हैं। इंसुलिन से पैनक्रियाटिक हार्मोन होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा रखा अभी है ना। इंसुलिन हार्मोन कैसा है, पैनक्रियाटिक हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज से सिक्रेट होता है, विच हैज बीन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। मतलब टाइप 1 डायबिटीज को क्या करता है, ट्रीट करता है, मतलब बचाता है हम लोगों को। टाइप 1 डायबिटीज मतलब जो शारीरिक होती है। ठीक है, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन कनेक्टेड बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो अभी आप लोगों ने पढ़ रखा है चेन ए, या फिर जो ए चेन होती है उसके पास 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, रेसिड्यू करते हैं, बट द बीटा चेन के पास 30 अमीनो एसिड्स से रेसिड्यू करते हैं। ठीक है, इंसुलिन इजीली रहता है प्रिकर्सर द मॉलिक्यूल ऑफ द प्रो इंसुलिन विद ए सी पेप्टाइड, यहाँ पर समझ लीजिए देखिए सी पेप्टाइड बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, इंसुलिन यूज फॉर द डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ द स्लॉटेड कैटल एंड पिग्स, यह भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स में डेवलप एलर्जी अदर टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑफ द फॉरेन प्रोटीन। तो ये भी आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा किस प्रकार से हमारे अंदर जो है इस प्रकार की जेनेटिकली मॉडिफाइड जो इंसुलिन तैयार की गई वो इंजेक्ट कराते हैं। ठीक है, लगभग 1983 की बात करें, एली लिली की बात करें, एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर किया था 2 डीएनए सीक्वेंस ए एंड बी चेन्स ऑफ इंसुलिन को, जिससे इंट्रोड्यूस कराया था प्लाज्मिड ऑफ द ई कोलाई का प्लाज्मिड। आप लोगों ने प्लाज्मिड जब पढ़ोगे तो आप लोगों को PBR 322 ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बताऊंगा उसके ई कोलाई का प्लाज्मिड जो PBR 322 है उसको भी मैं बताऊंगा। द ए एंड बी चेन एक्सप्रेस करते हैं सेपरेटली ई कोलाई में, आफ्टर प्रोसेसेस इनटू द 2 चेन्स आर कनेक्टेड बाय द रीऑक्सीडेशन इन अ अल्टरनेटिव प्रोसेस द फिजियोलॉजी बायोसिंथेसिस इंटरमीडिएट करती है प्रो इंसुलिन को और एक्सप्रेस करता है इन ई कोलाई में कनेक्टेड द पेप्टाइड इज रिमूव्ड इंजाइमेटिकली की सहायता, मतलब इंजाइम की सहायता से हम लोग दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये था जेनेटिकली इंसुलिन। ठीक है, अब ह्यूमन इंसुलिन की अगर हम लोग बात करें क्या चीज़ ह्यूमन इंसुलिन में अलग होती है वो थोड़ा सा मैं यहाँ समझा देता हूँ। इंसुलिन इज अ स्मॉल प्रोटीन होम, देखिए यहाँ लिखा है इंसुलिन इज a small protein hormone produced by the beta cells of pancreas to regulate the blood sugar concentration। तो रेगुलेट करती है ब्लड शुगर कंसेंट्रेशन को और पैनक्रियाज के बीटा सेल से आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से सिक्रेट होती है। ठीक है, जब when the pancreas cell do not produce enough insulin in the body, जब यही पैनक्रियाज प्रोड्यूस नहीं कर पाता इंसुलिन इन द बॉडी में, इट कॉजेज डायबिटीज, जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज का ही दूसरा जो टाइप 1 की डायबिटीज उसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, टाइप 1 जो डायबिटीज है डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, द डिजीज कैन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय द मेडिकेशंस और इंसुलिन इंजेक्शंस अलॉन्ग विद द चेंजेस इन द लाइफ स्टाइल। तो कई तरह के लाइफ स्टाइल परिवर्तन करने के बाद या फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने के बाद हम लोगों ने कई हद तक जो है सक्सेसफुली ट्रीट कर रखा है इस तरह के डिजीजेस को। मतलब कौन सी डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस को।
इंसुलिन वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द एडवर्ड शेफर इन 1916। अब ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द एडवर्ड शेफर इन 1916। इंसुलिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज स्टोरेटेड। देखिए बार बार ये सब पढ़ रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए किस प्रकार से हम लोगों ने इंसुलिन को तैयार कर लिया, ठीक है। इसको आप लोग प्रीवियस वाले पार्ट से भी पढ़ सकते हैं। इंसुलिन यूज द डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज स्लॉटेड वे में, ठीक है, और जो कि कैटल एंड पिग के जो है हेल्प से हम लोगों ने तैयार कर रखा है। अब जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है, किस थेरेपी, मतलब जीन थेरेपी से हम लोगों ने कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर को दूर कर रखा है या फिर दूर किया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग डिफेक्टिव जीन। देखिए द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग अ डिफेक्टिव जीन लीडिंग टू द डिसेबिलिटीज बाय अ नॉर्मल फंक्शन जीन, इसी को बोलते हैं जीन थेरेपी। भाई जीन थेरेपी से हम लोगों ने क्या किया, जो समस्यात्मक जीन होते हैं उनको रिमूव कराया और उनकी जगह पे फॉरेन जीन को इंसर्ट कराया, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन हम लोगों ने किया किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी क्रॉप या फिर माइक्रोब्स का, वो बिल्कुल क्या हो गया, हमारे डिजायर्ड मतलब हमारी इच्छा से वो तैयार हो गया। Correction of genetic defect involve a delivery of a normal gene into the individual of an embryo to take over the function of and compensate for the non-functional gene। मतलब जो जीन फंक्शनल नहीं था, काम नहीं कर रहा था, उसको हमने क्या किया, रिमूव करा दिया। अब रिमूव कहाँ पे कराया, ये किसी एम्ब्रियो में भी हो सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी के समय पे भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर एनिमल्स या फिर पर्टिकुलर माइक्रोब्स या पर्टिकुलर क्रॉप में भी हम लोग बाद में भी करा सकते हैं, ठीक है। द पॉसिबिलिटीज आर बीइंग एक्सप्लोर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया। मतलब अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया नामक बीमारी है तो इसका रिमूवल भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी से कर सकते हैं। टू सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, देखिए कई तरह की इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीजेस होती हैं, उसको भी हम लोगों ने कुछ हद तक इसी जीन थेरेपी से जो है सॉल्व कर रखा है। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज, जो पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी थी वो क्या थी, 4 साल की लड़की को दी गई थी और उसकी जो बीमारी थी उस बीमारी का नाम था एडीए। मतलब ये एडिनोसिन और ये एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी है, ठीक है। एडीए का फुल फॉर्म जरूर याद करके जाइएगा, एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक है, डिफिशियंसी, ठीक है, एडीए। तो ये डीए का मतलब डीएमिनेज एक ही में आ गया, ठीक है, बीमारी। एडिनोसिन डीएमिनेज इज अ क्रूशियल फॉर द इम्यूनो सिस्टम फंक्शंस, हमारे शरीर के प्रतिरक्षी जो तंत्र होते हैं या फिर हमारे शरीर को बचाने के लिए जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसकी फंक्शनिंग को रोक देते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, इस तरह के डिजीजेस। कौन सी, एडीए डिजीज, ठीक है। एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द जीन थेरेपी, lymphocyte from the blood cell of the patient are grown in the culture outside the body। मतलब बाहर की तरफ हम लोग बाहर जो है बाहर तैयार कराते हैं और उसके बाद एक फंक्शनल एडीए सी डीएनए देन इंट्रोड्यूस कराते हैं, बाद में इंजेक्ट कराते हैं उसी लिम्फोसाइट में, ठीक है। दीज लिम्फोसाइट आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न कराते हैं, मतलब वापस पुनः उसी पेशेंट में पहुंचा दिए जाते हैं। लिम्फोसाइट हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, जिसकी वजह से सो द पेशेंट रिक्वायर्ड पीरियडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट इफ द जीन आइसोलेट एक बार हो गया फ्रॉम मैरो सेल्स में, जिसको बोन मैरो सेल्स कह रहे हैं, प्रोड्यूसिंग एडीएज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक प्रोड्यूसिंग स्टेट, दिस डिजीज कैन बी क्योर्ड परमानेंटली। अगर ये काम हो चुका है, स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं, तो इसका मतलब परमानेंटली इस डिजीज से हमको छुटकारा मिल सकता है, ठीक है। नहीं तो बीच बीच में इसके जो है बाय स्टेप रिमूवल होता रहता है। जीन थेरेपी, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग अ डिफेक्टिव जीन लीडिंग टू डिसेबिलिटी बाय द नॉर्मल फंक्शन जीन इज नोन एज जीन थेरेपी, ठीक है। ये बार बार आप लोग पढ़ के जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। बायोपायरेसी क्या होता है, देखिए बायोपायरेसी से क्या समझते हैं, दिस मीन्स स्टीलिंग ऑफ जीन मटेरियल, जो कि प्लांट हो सकता है या बायोलॉजिकल मटेरियल्स के हो सकते हैं, किसी पेटेंट प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। This term is used to refer to use of bioresources by the multinational companies without proper authorization from the countries and the people concerned without compensatory payment, मतलब अनऑथोराइजेशन वे में, ठीक है। पायरेसी से आप लोग समझ गए, बायो पायरेसी से मतलब इलीगल वे में हम लोगों ने बायो रिसोर्स का यूज करते हुए, है ना, प्रोडक्शन कर लिया है किसी चीज का, विदाउट किसी भी पीपल का इस्तेमाल करते हुए, उसको बिना किसी कंपनसेटर पेमेंट के द्वारा हम लोगों ने उसका इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। ये बाई कंट्री भी हो सकता है, इंटरनेशनल वे में भी हो सकता है। दिस हैज बिकम हाई इंपॉर्टेंस बिकॉज बिग बिजनेस कॉर्पोरेशंस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज हैव बीन मेकिंग वेरी हाई प्रॉफिट बाय पेटेंटिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड द जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज विच आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। तो जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी प्रचुर मात्रा में है, इन मैनी केसेस द नॉलेज, रिसोर्सेज एंड प्रोसेसेस एंड द पोटेंशियल
already popularly known within an area, community or country. If this patented, then this will affect the lifestyle of the community having this traditional knowledge from generation. In cases example, farmers of some tribes, the livelihood are threatened because of the patent law. The free use of the knowledge of the product become a crime. देखिए कई तरह के क्राइम भी होने लगते हैं। तो बायो पायरेसी एक इलीगल प्रोसेस होता है जिसमें जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो बायो रिसोर्स का इस्तेमाल करती हैं अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए, पूरा करने के लिए, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए कई तरह के ह्यूमंस का जो रिसोर्सेज होते हैं उनका इस्तेमाल करती है बिना कंपनसेटरी पेमेंट के द्वारा, ठीक है, और जिसकी वजह से कई तरह के क्राइम भी आगे होते हैं, ठीक है। द केस इज रिलेटेड स्पेसिफिकली इन आवर कंट्री टू आवर कंट्री आर पेटेंट्स ग्रांटेड ऑन द नीम। देखो ये कहाँ पर ये समस्या देखने के लिए मिली है। नीम जो कि आप लोग जानते हैं ऐसा पौधा होता है जिसने कई तरह की डिजीजेस को जो है दूर किया है। टर्मरिक, हल्दी में भी जो है एंटीबायोटिक जो है गुण होते हैं। बासमती राइस हो गया एक्सेट्रा। द पेटेंट क्लेम्ड एंड अवॉर्डेड इलीगली और द अनएथिकली विल सर्टेनली डिस्टर्ब द स्टेबलाइजमेंट सिस्टम इन द कम्युनिटी और द एरिया इन द वर्ल्ड। तो ये कई तरह के जो है स्टेबलाइजमेंट सिस्टम डिस्टर्ब करते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग को रीड करना पड़ेगा बार बार, इसको आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। बायोरेसी रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज, चाहे तो आप लोग शॉर्ट वे में इतना पढ़ सकते हैं। क्या है मैं समझा देता हूँ एक बार फिर से आप लोगों को, ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं आप लोग। बता देता हूँ फिर से एक बार देख लीजिए। बायो पायरेसी रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज, मतलब इस्तेमाल करना किसका, बायो रिसोर्सेज का। कैसे इस्तेमाल करना, किसके द्वारा इस्तेमाल करना, बाई मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा, ठीक है, एमएनसीज के द्वारा। एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं मल्टीनेशनल कंपनीज हो, ठीक है। विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, बिना किसी ऑथराइजेशन के किसी भी देश के द्वारा। एंड पीपल कंसेंट विदाउट एनी पेमेंट, और बिना पेमेंट दिए इलीगल वे में अगर हमने इस तरह की कंडीशन की है, मतलब पूरी की है, तो इसको बोलते हैं बायो पायरेसी, ठीक है। अब बायो पेटेंट इसका जस्ट अपोजिट होता है, मतलब ऑथराइजेशन वे में अगर मान लो ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं बायो पेटेंट, ठीक है। द पेटेंट ग्रांटेड बाय द बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड फॉर द प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड प्रोडक्ट डेराइव्ड फ्रॉम देम इज नोन एज बायो पेटेंट, ठीक है। बायो पेटेंट तो सिंपल वे में समझाया गया है कि ग्रांटेड किए जाते हैं बायोलॉजिकल एंटिटीज के द्वारा और हम प्रोडक्ट का जो करते हैं, क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डेराइव कराते हैं, इसी को बोलते हैं बायो पेटेंट। अब पेटेंट क्या है, इज अ राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एन इन्वेंटर टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम कमर्शियल यूज ऑफ हिज इन्वेंशन। अब इन्वेंशन मतलब आविष्कार करने के लिए हम लोगों ने जो है इन्वेंशंस के तौर पर कई तरह के जो है ह्यूमंस नहीं हो सकते, यहाँ पर कमर्शियल वे में हम लोगों ने जो है तैयारी की है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ किसी भी चीज़ का हो सकता है। बायो पेटेंट मतलब लीगल वे में, ठीक है, इलीगल कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। द मॉडिफिकेशंस यूजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक सर्विस, एग्जाम्पल मेडिसिन बनाने में, फूड बनाने में, हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स विद द पेटेंट ग्रांटेड द सेम, ठीक है। अब इसको बनाने में कई तरह की समस्याएं आती हैं, ये समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग बायो पेटेंट का सहायता लेते हैं, मतलब गवर्नमेंट को हेल्पफुल, मतलब गवर्नमेंट हमारी सहायता करती है कंट्रोल दीज इशूज। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट अप ऑर्गेनाइजेशन सच एज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, मतलब ये समस्या ना आए, बायो पायरेसी शब्द या फिर बायो पायरेसी ना हो पाए, तो इसको देखते हुए भारतीय ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज्ड हुई है जिसका नाम है GEAC, जेनेटिकल या जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। तो ये अप्रूव करती है बायो पेटेंट को, मतलब जो सही रूप में चलते हैं, सुचारू ढंग से चलते हैं। अब कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आप लोगों ने बोर्ड के एग्जाम के लिए पढ़ना है, 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है जीन। जीन का शब्द इस्तेमाल करने वाले जो पहले थे वो जोहानसन थे, आप लोग ये जरूर पढ़िए। अब जीन होता क्या है, जीन इज द फिजिकल एंड फंक्शन इन यूनिट ऑफ हेरिडिटरी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द जनरेशन टू द जनरेशन ड्यूरिंग द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये शब्द कहलाता है जीन, ठीक है। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जीन का स्ट्रक्चर एक तरह का लीनियर सेगमेंट होता है किसी डीएनए का, दैट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, बेस पेयर, ठीक। एंड ऑर्डर टू सीक्वेंस स्पेसिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन हैज बीन डेफिनेट फंक्शन, इनका कुछ ना कुछ जो है फंक्शन होता है, ये भी आप लोग पढ़िए स्ट्रक्चर ऑफ जीन में। बीटी कॉटन के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ शॉर्ट वे में किस प्रकार के आप लोगों को लिख के आना है, ठीक है। बीटी कॉटन जो कि ट्रांसजेनिक कॉटन प्लांट की एक वैरायटी होती है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द इंसर्टिंग जीन फ्रॉम द बैसिलस thuringiensis बैक्टीरियम। ड्यू टू दिस इंसर्शन द प्लांट इज रेजिस्टेंट हो जाता है टू अटैक द वर्म्स, ठीक है। फोर्थ कह रहा है कि नेम एटलीस्ट 3 डिजीजेस अगेंस्ट विच जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन्स आर नाउ अवेलेबल। तो
3 डिजीजेस का नाम बताओ जिसके लिए हम लोगों ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन तैयार करके, एक हेपेटाइटिस बी है, हर्पीज़ है, इन्फ्लुएंजा है। इन तीनों के लिए हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन को तैयार कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ट्रांसजेनिक प्लांट एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक प्लांट जो कि कॉटन है, बीटी कॉटन। ट्रांसजेनिक एनिमल में जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग आप लोग पढ़ सकते हैं, या अभी आप लोगों ने पढ़ रखा है, पिग था, मंकी था, ठीक है। 2 एग्जाम्पल तो ऐसे ही आप लोग याद कर सकते हैं। बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, टोमेटो के फ्लावर सेवर है, ये आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। अब जीएम क्या होता है, देखिए व्हाट इज जीएम। तो नाम से ही लग रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड की बात हो रही है। तो आज जीएम प्रोडक्ट इज अ प्रिपरेशन विच मे कंटेन अ जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और ए कंबाइंड ऑफ ए जीएमओ और प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम द जीएमओज। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में आप लोगों ने पढ़ रखा है, आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। क्राई प्रोटीन्स क्या होते हैं, डिफाइन द टर्म क्राई प्रोटीन्स। नाम से समझ लीजिए क्राई प्रोटीन, ठीक है। तो सर्टेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल टॉक्सिक प्रोटीन, मतलब बीटी टॉक्सिन के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा था। बीटी टॉक्सिन जो शब्द था बैसिलस थुरिनजिनेसिस, ठीक है। तो उससे हम लोग यहाँ पर क्राई प्रोटीन से क्या मिल रहा है, सर्टेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल टॉक्सिक प्रोटीन्स, ठीक है, टॉक्सिक प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स क्या हो सकते हैं, पेस्टिसाइडल हो सकते हैं इन नेचर, इंसेक्टिसाइडल इन नेचर हो सकते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड क्राई प्रोटीन्स। अब गिव द फुल फॉर्म ऑफ SCID। तो सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी इसका फुल फॉर्म है। व्हाट इज फ्लावर सावर, तो इट इज अ ट्रांसजेनिक टोमेटो वेराइटीज विच हैज ब्लॉक्ड प्रोडक्शन ऑफ पॉलीगैलेक्टोरोनेज, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। What are the features of the transgenic tomato? देखिए टोमेटो के बारे में बात हो रही है तो फ्लावर सावर जरूर शब्द इस्तेमाल कीजिएगा। इन ट्रांसजेनिक टोमेटो वैरायटी ऑफ फ्लावर सावर द एक्सप्रेशन ऑफ जीन फॉर द पॉलीलैक्टोरेनेज एंजाइम हैज बीन ब्लॉक्ड। दिस एंजाइम डिग्रेड करता है पेक्टिन को ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ दिस एंजाइम। फ्रूट रिमेन फ्रेश रहता है काफ़ी लॉन्गर पीरियड मतलब समय के लिए। तो इसका मतलब इसमें जो मैच्योरिटी होती है थोड़ा देर से आता है, मतलब फल जो होता है टमाटर का वो देर से पकता है। नेम 2 जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्मोन्स। देखिए एक इंसुलिन हार्मोन आप लोगों ने पढ़ रखा है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कह सकते हैं, दूसरा हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। व्हाट आर द राइट द 2 यूजेस ऑफ PCR टेक्निक। देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस की 2 टेक्निक्स आप लोगों को डायग्नोसिस किसके लिए किस की जा सकती हैं। पहले इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ DNA ड्यूरिंग द फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के समय अमाउंट ऑफ DNA को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ DNA को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। इट हेल्प्स टू ऑब्टेन द मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए पर्टिकुलर जीन, या फिर DNA रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को मल्टीपल कॉपी प्राप्त करने के लिए PCR की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द ट्रांसजेनिक एनिमल। इसके बारे में तो काफ़ी हम लोगों ने ढेर सारी बातें पढ़ी थी ऊपर। एनिमल्स इन विच DNA हैज बीन मैनिपुलेटेड करते हैं टू पॉजेसेस एंड एक्सप्रेस एंड एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन इंसुलिन मॉलिक्यूल विच बॉन्ड जॉइन चेन ए एंड बीट टुगेदर। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड आप लोगों ने पढ़ रखा है, इसको बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं, बार बार आप लोगों ने ह्यूमन इंसुलिन के बारे में पढ़ रखा था, वहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड आप लोग जरूर लिख के आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन। देखिए 2 होते हैं, ठीक है, A चेन होता है और दूसरा B है। तो में कितने एमिनो एसिड्स होते हैं ये मैंने बता रखा है ऊपर, आप लोग देख लीजिएगा। विच जीन्स हैज इंट्रोड्यूस इन द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। तो रोजी आप लोगों ने पढ़ रखा था। जीन फॉर द ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन वाज इंट्रोड्यूस इन द DNA ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, और मिल्क का प्रोडक्शन उससे हम लोगों ने कर भी रखा था। नेम द टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द बैसिलस थुरिनजिनेसिस। तो बेटी टॉक्सिन है, आप लोगों ने इससे जो है निकलने वाला जो प्रोडक्शन था टॉक्सिन उसका नाम था बेटी टॉक्सिन, और क्राई प्रोटीन भी आप लोगों ने इसी में पढ़ रखा था। नेम द जीन्स विच इनकोडेड द बेटी टॉक्सिन। देखिए यहाँ पर क्लियर एकदम समझा दिए गए, उसको बोलते हैं क्राइजीन। नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन द बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन में प्रेजेंट होने वाली जो प्रोटीन थी वो थी क्राई प्रोटीन, ठीक है। नेम द क्राई जीन दैट कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म। देखिए बॉलवर्म को क्या करता था, कंट्रोल करता था, उसका नाम था क्राई IAC या क्राई डबल आई, या फिर कह सकते हैं या फर्स्ट IAC या सेकंड IAB, ठीक है। इसको आप लोग दिमाग में चाहे रख लीजिए, वैसे क्वेश्चन ये आने वाला नहीं है। नेम द क्राई जीन दैट कंट्रोल द कॉर्न ब्लॉडर, ये आप लोग चाहे पढ़ लीजिए, क्राई फर्स्ट AB है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द काइमेरिक DNA। काइमेरिक DNA जिसको हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं रिकॉम्बिनेंट DNA इज आल्सो कॉल्ड द काइमेरिक DNA, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट DNA को ही अगला जो काइमेरिक DNA के बारे में जो मैंने बताया आप लोग समझ गए, रिकॉम्बिनेंट DNA इज आल्सो कॉल्ड द काइमेरिक DNA, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट DNA को ही हम लोग कहते हैं काइमेरिक DNA। अब क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन द टर्म बायोपायरेसी। देखिए नाम से लग रहा है पायरेसी शब्द है, तो पायरेटेड यानी अनऑथराइज्ड या अलीगल वे में, इलीगल वे में हम लोगों ने क्या किया था, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया था, इसको हम लोग बोलते हैं बायोपायरेसीज। अब डिफाइन जैसे यहाँ पर समझाया गया, इसको मैं समझा देता हूँ। बायोपायरेसी रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस। इसकी सहायता से हम लोगों ने क्या किया था कि इलीगल वे में
कुछ बायो रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया था और बिना कंपेंसेटरी पेमेंट के द्वारा हम लोगों ने ह्यूमंस का भी उपयोग किया था। ठीक है, ये बिल्कुल इलीगल था, बायो पायरेसी कहलाता है। नेम द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मेड द ट्रांसजेनिक एनिमल टू ट्रीट द इन्फेंसेमिया। तो ह्यूमन प्रोटीन जिसको अल्फा 1 एंटीट्राइप्सिन जो है इज प्रोड्यूस बाय द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेसीमिया। ठीक है, तो ये डिजीज है जिसको हम लोग जो है क्या किया था, सही किया था, है ना, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से। अगला क्वेश्चन नंबर 25, अ मल्टीनेशनल कंपनीज आउटसाइड इंडिया ट्राई टू सेल न्यू वैराइटीज ऑफ द टर्मरिक विदाउट प्रॉपर राइट, व्हाट इज सच एन एक्ट रेफर टू। देखिए बिल्कुल सही शब्द है पायरेसी, तो ये एक तरह का बायो पायरेसी है ना, क्योंकि यहाँ पर कंपनी आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर है कंपनी। ठीक है, क्योंकि इंडिया में रहती है तो उसको क्या करना पड़ता, GEAC के अकॉर्डिंग चलना पड़ता। ठीक है, तो GAC के बारे में मैंने बता रखा, ऊपर आप लोग पढ़ सकते हो। नेम अ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द पैथोजन इन द अर्ली स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन, उसको बोलते हैं एलिजा टेस्ट। देखिए एलिजा का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, एलिजा का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा। एलिजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। ठीक है, ASSAY, थोड़ा स्पेलिंग्स ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन बैक्टीरियल DNA इज रिलीज या बी रिलीज्ड फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट, किस प्रकार से रिलीज करते हैं, तो बैक्टीरियल सेल वॉल डाइजेस्ट करते हैं बाय द एंजाइम, जिसको यहाँ पर लाइसो एंजाइम कहते हैं, टू रिलीज DNA फ्रॉम द सेल। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस करा देंगे इसी तरह से। स्टेट द रोल ऑफ ट्रांसपोजोन्स, ट्रांसपोजोन्स का रोल बताइए इन द साइलेंसिंग ऑफ mRNA। M का मतलब मैसेंजर RNA किसी यूकैरियोटिक सेल में। तो ट्रांसपोजोन्स होता है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं, और रिसोर्सेस होता है कम्प्लीमेंट्री RNA which is turned blind to the specific mRNA and cause the RNA interference of the parasite। ठीक है, आप लोग ऐसे पढ़ सकते हो। स्टेट द पर्पस फॉर विच, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप GEAC। तो GEAC क्या होता है, अभी आप लोगों ने पढ़ रखा था। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग वाला है शब्द, इसको अच्छे से याद करिए। और ये कमेटी है जो कि भारतीय द्वारा बनाई गई है, मतलब भारतीय ऑर्गेनाइजेशन है, हैज बीन सेट अप टू मेक द डिसीजंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस, मतलब किस प्रकार से पब्लिक सर्विस से इस्तेमाल होती है। स्टेट द रोल ऑफ सी पेप्टाइड इन द ह्यूमन इंसुलिन। तो डाइसल्फाइड के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा था, या फिर ह्यूमन इंसुलिन के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा था, उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। स्टेट द रोल ऑफ सी पेप्टाइड इन ह्यूमन इंसुलिन। तो सी पेप्टाइड जिसको एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ द पॉलीपेप्टाइड मेक द इंसुलिन इनएक्टिव, जिसकी वजह से इंसुलिन इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है, राइट द फंक्शंस ऑफ क्राई फर्स्ट AC जीन जो होते हैं, इसका प्रोडक्शन या इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन होता है किसी होस्ट सेल में, प्रोड्यूसेस द प्रोटीन्स टू कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म, मतलब किसी सीड पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है एडिनोसिन जो है एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी से आप क्या समझते हैं, दिस इज अ रेयर जेनेटिक डिजीज होती है जो इफेक्ट करती है, दैट इफेक्ट द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज द बेबी इन द डबल सिंड्रोम कहलाता है। इट इज कॉज बाय द म्यूटेशन, मतलब जीन में होने वाला परिवर्तन जिसको बोलते हैं म्यूटेशन इन द जीन कोडिंग करते हैं। ठीक है, जीन कोडिंग करते हैं फॉर द एंजाइम एडिनोसिन डेमिनेज के द्वारा। विदाउट दिस एंजाइम, बिना इस एंजाइम के यूज करते हुए वाइड ब्लड सेल्स कैन नॉट बी मेड, सो पेशेंट हैज ऑलमोस्ट नो इफेक्टिव इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब उसके पास बिल्कुल कोई इम्यूनिटी सिस्टम नहीं रह जाता, जिसकी वजह से इस तरह के डिजीजेस हम लोग क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सहायता से दूर करते हैं। ठीक है, दिस वॉज क्विकली कॉन्टेक्ट द फेटल इन्फेक्शंस अनलेस दे स्प्रेड द लिव इन द स्टेराइल आइसोलेशन, मतलब उस समय जब कंडीशन ऐसी आती है किसी ऑर्गेनिज्म या किसी एनिमल में या किसी ह्यूमन में, तो हम लोग क्या करते हैं, दे स्पेंड देयर लाइफ इन द स्टेराइल आइसोलेशन, आइसोलेशन वे में जो है पूरी तरह से बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, और रिमूवल ऑफ है ना ADA, मतलब इस तरह के डिजीज को दूर करते हैं। ठीक है, और इसका आप लोगों ने 3 डिजीजेस पढ़ रखी थी, जिसमें से एक डिजीज थैलेसेमिया थी, उसको भी आप लोगों ने रिमूव किया था इनटू द एम्ब्रियो सेल में। अब कमेंट अपॉन PCR। PCR क्या होता है, किस प्रकार वर्क करता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। नाम से सबसे पहले देख लेते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, अभी आप लोगों ने मल्टीपल कॉपी बनाई थी DNA की, है ना, ये भी अमाउंट ऑफ DNA को इंक्रीज करने के लिए PCR का यूज करते हैं। ठीक है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज द बेस्ट डिफाइंड एज ए इन विट्रो प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन। तो DNA को ही बनाने का एक इन विट्रो प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से इट इज एबल टू मेक द मल्टीपल कॉपीज ऑफ DNA सीक्वेंसेस यूजिंग द एंजाइम DNA पॉलीमरेज। तो DNA पॉलीमरेज की सहायता से हम लोग DNA की सीक्वेंस कॉपी को मल्टीपल कर लिया है। दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय द कार्ल मुलिश इन द 1985, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1993 में। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द PCR रिएक्शन आर डिस्कस बिलो। देखिए PCR को कंप्लीट करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो यहाँ बताई गई हैं। ठीक है, जिन कंडीशंस में आप लोग चाहें तो ये लास्ट वाला मत पढ़िए, ये 3 पढ़ लीजिए। पहला है DNA टेम्पलेट, द डबल डिस्टेंट DNA द नीड टू बी एम्पलीफाइड, जिसमें हमको एम्पलीफिकेशन करना होता है, DNA टेम्पलेट कहलाता है। ठीक है, यानी कि कहाँ से DNA फ्रेगमेंट्स हम लोग को
सेक्शन काटना होता है, ठीक है। एक तो प्राइमर्स हो गया, दीज आर द केमिकली सिंथेसाइज ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि शॉर्ट सेगमेंट होते हैं किसी डीएनए के, दैट इज कंप्लीमेंट्री टू द रीजन्स ऑफ द डीएनए टेम्पलेट्स, और कहाँ पर इंसर्शन कराना है ये वही चीज होती है। अब कौन से एंजाइम से हम लोग करेंगे, तो कॉमनली यूज एंजाइम पीसीआर रिएक्शन आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर एक दिया है टैग पॉलीमरेज, आप लोग चाहे डीएनए लाइकेज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा रखा हो तो ज्वाइन करता है, फिक्स करता है डीएनए के जो है सेगमेंट को, ठीक है, पढ़ सकते हैं आप लोग अगर पढ़ना चाहो। अब यूजेस ऑफ पीएसीआर टेक्निक इन द डायग्नोसिस, देखिए पीसीआर टेक्निक का डायग्नोसिस कहाँ कहाँ करते हैं, तो इट इज़ यूज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डीएनए, ये आप लोगों ने ऊपर ही पढ़ लिया था। हेल्प टू ऑब्टेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ पर्टिकुलर जीन, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया। अब एलिसा का फुल फॉर्म भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, फिर से मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एलिसा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। एसे की स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। डीएनए प्रोब क्या होता है, ठीक है। डीएनए प्रोब इज ए स्मॉल सेगमेंट डीएनए का होता है, 20-50 बेस पेयर अलोंग होता है, दैट रिकॉग्नाइज करता है कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस को डीएनए मॉलिक्यूल के, एंड दस अलाउ द आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म में किस क्या करता है, अलाउ करता है। अब क्वेश्चन कर रहा है आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में समझाइए। तो आरएनए इंटरफेरेंस नाम से लग रहा है, इंटरफेरेंस एक मैकेनिज्म होता है जिसमें सेलुलर डिफेंस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स के नेमेटोड स्पेसिफिक डीएनए इंट्रोड्यूस कराया जाता है किसी होस्ट प्लांट में बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम। देखिए दो तरह के बैक्टीरियम आप लोगों ने पढ़ रखे थे, एक बैसिलस थुरिनजेनेसिस था और दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम। इन सच वे किस तरह से करते हैं, बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए, डीएनए के दो डबल स्टैंड होते हैं, दोनों ही स्टैंड ऑफ डीएनए फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं, जिसकी वजह से इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीएसआरएनए। दिस डीएसआरएनए बाइंड करता है, जोड़ता है विद नेमेटोड से, जो कि मैसेंजर आरएनए के रूप में प्रिवेंट करता है एक्सप्रेशन को एंड प्रोटेक्ट करता है प्लांट फ्रॉम द आरएनए इन्फेस्टेशन, ठीक है। ये आप लोग लिख सकते हो किसमें, आरएनए इंटरफेरेंस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द क्राई प्रोटीन्स, क्या होती हैं, नेम एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूसेस इट, जिसकी वजह से प्रोडक्शन करते हैं। हाउ हैज मैन, जो इंसान होता है वो एक्सप्लॉइटेड हुआ है दिस प्रोटीन टू हिज बेनिफिट, मतलब उसको लाभ मिला है इस क्राई प्रोटीन की सहायता से। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से हम लोगों ने क्राई प्रोटीन को बना रखा है। कैसे बनता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस में हम लोगों ने क्राई प्रोटीन पढ़ रखा है। और ये क्राई प्रोटीन क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइडल इन नेचर होता है, पेस्टिसाइडल इन नेचर होता है, मतलब यहाँ पर जो लार्वा होते हैं वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो सकते हैं, इसको बीटी टॉक्सिन के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। फिर से देखते हैं क्या लिखा है इसमें, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। लिखा है क्राई प्रोटीन आते हैं इनकोडेड बाय द जीन कॉल्ड क्राई, दीज आर प्रोड्यूस इन द बैसिलस थुरिनजेनेसिस ड्यू टू इंसेक्टिसाइडल इन नेचर, दीज प्रोटीन मैन हेल्स डेवलप्ड सेवरल ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बाय इंट्रोड्यूसिंग क्राइजिन, मतलब इस तरह के जो पौधे होते हैं जिसमें हम लोगों ने क्राई प्रोटीन की सहायता ली रखी है, वो कैसे हो जाते हैं, इंसेक्टिसाइडल इन नेचर होते हैं, पेस्टिसाइडल इन नेचर होते हैं, यहाँ तक कि किसी तरह का लार्वा किसी पौधे को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, यानी कि कह सकते हैं माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बिल्कुल दूर होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आप लोग लिख सकते हो जैसे मैंने बताया। सर्टेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पेशल टॉक्सिक प्रोटीन होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो स्पेशल टॉक्सिक प्रोटीन को रिलीज करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे बीटी टॉक्सिन के नाम से पढ़ा रखा था। दीज आर कॉल्ड क्राई प्रोटीन, ठीक है। दीज आर द टॉक्सिक टू इंसेक्ट लार्वा, देखिए लार्वा की बात आ गई ना, बैसिलस थुरिनजेनेसिस वन ऑफ सच बैक्टीरियम जो क्राई प्रोटीन का जो प्रोडक्शन करता है इज आल्सो कॉल्ड द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन, आप लोग इसको बीटी टॉक्सिन प्रोटीन भी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, ये 38 कह रहा है कि व्हाट इज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या होते हैं और कौन सा प्लाज्मिड आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो PBr 322 जो कि आप लोगों ने ई कोलाई के अंतर्गत पढ़ रखा है, उसको जरूर लिख के आइएगा। ये प्लाज्मिड जो होता है सर्कुलर कैसा होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है किसी बैक्टीरियल सेल में विच इज यूज्ड एज ए वेक्टर किसी RDNA टेक्नोलॉजी में। अब R में DNA में R जो आगे लगा है उसका मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, प्लाज्मिड का। जीन गन क्या होती है, देखिए नाम से लग रहा है जीन गन, तो गन ये जो हम लोग नॉर्मल गन का इस्तेमाल करते हैं ये वाली गन नहीं है, ये क्या गन है, जीन गन, मतलब किसी जीन को रिकवर करने के लिए, डायग्नोज कराने के लिए, सही करने के लिए हम लोग जीन गन की इस्तेमाल करते हैं। तो द इंस्ट्रूमेंट है ना, एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से बम्बारिंग करते हैं, है ना, बम्बारिंग मतलब यहाँ पर बम्बारी करते हैं हिंदी में, माइक्रो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स को, जो कि गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स होते हैं जो कोटेड होता है विद फॉरेन DNA से, ठीक है, विद ग्रेट वेलोसिटी के साथ में रहते हैं इनटू अ टारगेट सेल इज कॉल्ड जीन गन, ठीक है। ये हो गया जीन गन। व्हाट आर क्राई प्रोटीन्स, क्या होती हैं, तो क्राई प्रोटीन क्या होती हैं इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो दीज आर द स्पेशल प्रोटीन विच आर इंसेक्टिसाइडल इन नेचर, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम बैसिलस थुरिनजेनेसिस। नेम द सब्सटेंस यूज्ड बाय द मेडिकल इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कौन सा मीडियम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, उसको बोलते हैं एगरोज, ठीक है, AGAROSE, तो एगरोज होता है, ठीक है, एगरोज
व्हाट इज क्राइजीन? क्राइजीन क्या होते हैं? अभी आप लोगों ने पढ़ रखा था, जीन फॉर्मिंग बेटी टॉक्सिन इज कॉल्ड क्राइजीन, जो कि बैक्टीरिया से रिलेटेड होते हैं, यानी कि किसी बैक्टीरिया के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं। तो आप लोग लिख सकते हो प्रोडक्शन करते हैं। व्हाट आर द ट्रांसजेनिक सेल्स? ट्रांसजेनिक सेल जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ सेल है, तो अ सेल विच कंटेन एन एक्सप्रेस ऑफ फॉरेन जीन जो रखता है उसे बोलते हैं ट्रांसजीन, इसी को है ट्रांसजेनिक सेल कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन होते क्या? व्हाट आर द नेम ऑफ यूजफुलनेस ऑफ द एनी टू वैक्सीन के बारे में आप लोग बताइए। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं, ए वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन जो प्रोवाइड करता है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू ए पर्टिकुलर डिजीज। मतलब हमारे शरीर में कोई डिजीज आ गई, उससे बचने के लिए हम लोगों ने वैक्सीन ले ली। जैसे सपोज करिए कोरोना से बचने के लिए सरकार ने एक वैक्सीन तैयार की थी, और वो वैक्सीन आप लोगों ने कोवैक्सीन के तौर पे पढ़ रखा था, ठीक है, जो कि कोरोना से रिलेटेड थी। कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑफन वीकेंड और किल्ड फॉर्म्स ऑफ द माइक्रोब्स। व्हाट इज वैक्सीन? फिर से एक बार देखते हैं, वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। देखिए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन जिसकी वजह से हम लोगों ने प्रोडक्शन किया था, प्रोवाइड किया था कुछ एक्वायर्ड या एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू किसी पर्टिकुलर डिजीज को लेकर। मतलब शरीर में डिजीज हुई और उस डिजीज से बचने के लिए हम लोगों ने वैक्सीन तैयार कर ली। वैक्सीन टिपिकली कंटेन करती है एजेंट को जो रिसेंबल, मतलब बिल्कुल दिखता है या फिर बिल्कुल उसी की तरह लगता है जो डिजीज कॉज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, मतलब जो नुकसान पहुंचा रहा है उसी माइक्रोब्स की सहायता से हम लोगों ने वैक्सीन तैयार कर ली है। और जो कि तैयार की गई एक ऐसे बैक्टीरियम से जो कि वीकेंड होगा, कमजोर होगा, या नो किल, मतलब यहाँ पर या ऐसे कह लें कि उस बैक्टीरियम को हमने बिल्कुल किल कर रखा है, हमारे लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। फॉर्म्स ऑफ द माइक्रोब्स, ठीक है। नेम टू वैक्सीन जिसकी वजह से हम लोग यूजफुलनेस की बात करेंगे। एक है BCG जो कि वैक्सीन यूज फॉर द क्योर इन ट्यूबरकुलोसिस, और दूसरा ओरल पोलियो वायरस, ठीक है, इज ए वैक्सीन यूज टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम द पोलियो दस इरेडिकेटिंग द डिजीज। आप लोग तीसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, कोवैक्सीन या कोविशील्ड विच इज बेसिकली क्या करती है, हमको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द कोरोना वायरस, ठीक है, लिख सकते हो आप लोग। एक्सप्लेन जीन क्लोनिंग एंड द क्लोनिंग ऑफ एनिमल द डिफरेंशिएट बिटवीन द देम। तो जीन क्लोनिंग नाम से लग रहा है जीन को क्लोन कर लेना, जीन की कॉपी तैयार कर लेना। इफ मैनी रेप्लिकेस या मैनी रेप्लिकास ऑफ ए सिंगल जीन और DNA क्रोमोसोमल क्रिएटेड करते हैं, देन दिस एक्शन इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। और ये दिस प्रैक्टिस हैव बीन या बिकम पॉसिबल थ्रू द PCR का मतलब मल्टीपल कॉपीज ऑफ DNA हम लोगों ने तैयार कर रखी थी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। PCR का फुल फॉर्म जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, राइट ए शॉर्ट ऑन द TI प्लाज्मिड। नाम से लग रहा है TI प्लाज्मिड, ट्यूबर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। तो कैसे तैयार होता है TI प्लाज्मिड के बारे में बताना जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार आने का क्वेश्चन लग भी रहा है। बैक्टीरियम जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। एक कॉमन अकरेंस इन द सॉइल में होता है, सॉइल में पाया जाता है। इट कॉजेज द ट्यूमर इन द डाइकोटिलेडोनस वुडी प्लांट विच आर कॉल्ड क्रोन गॉल्स, ठीक है, क्राउन गॉल्स, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूमर इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द TI ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ द बैक्टीरियम। द ट्यूमर कॉजिंग करता है पार्ट ऑफ द प्लाज्मिड, part of the plasmid is eliminated and it plays the genes of desired traits are added, ठीक है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, इतना ऐसे आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतने में आप लोगों को मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। वैसे 2 नंबर्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आप लोग इतने ही लिख के आ जाओ। अगला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म इंटरफेरॉन और RNA इंटरफेरेंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा था। सिंपल वे में आप लोग याद कर सकते हो। इंटरफेरेंस एक तरह का एंटीवायरस ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि वर्किंग करता है इम्यूनिटी कंट्रोलर के तौर से, और इट इज यूजिंग अ ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीजेस नाउअडेज। कई तरह की बीमारियों से निदान पाने के लिए हम लोगों ने क्या रखा है, इंटरफेरॉन्स की सहायता ले रखी है, ठीक है, ये लिख सकते हो। क्वेश्चन है SCID का फुल फॉर्म बताओ, और एलिसा का फुल फॉर्म बताओ। एलिसा का फुल फॉर्म भी आप लोगों ने पढ़ लिया और SCID का फुल फॉर्म भी पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार पढ़ लो, है ना, दोबारा पढ़ोगे तो और अच्छे से मजबूती होगी। SCID का मतलब सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, और एलिसा मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे की स्पेलिंग बार बार बच्चे गलत करते हैं, आप लोग बिल्कुल गलत मत दिएगा। व्हाट आर द ट्रांसजेनिक एनिमल, बार बार देखिए ये शब्द आ रहा है, ये चैप्टर ही पूरा रिलेटेड है ट्रांसजेनिक से, मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप कह लें, मॉडिफिकेशन ऑफ एनिमल कह सकते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स कह सकते हैं। तीनों ही हमने इसी की सहायता से, मतलब बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से बना रखा है। एनिमल्स इन विच DNA हैज बीन मैनिपुलेटेड टू पोजेसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, विच विटामिन इज फाउंड इन मोर क्वांटिटी इन द गोल्डन राइस। देखिए कौन सा जो विटामिन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में गोल्डन राइस में, अभी मैंने बताया था विटामिन A, आंसर है बीटा कैरोटीन, ठीक है। राइट टू यूजेस आर रिलेटेड इन द एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, 2 हैं यूजेस, डेवलपमेंट और रेजिस्टेंट स्पीसीज एंड द सेकंड वन इज इंक्रीज इन द प्लांट यील्ड, ठीक है। ये दोनों ही आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करें, डिफाइन द टर्म बायोवार क्या होता है, बायोपेटेंस क्या होता है, बायोसेफ्टी क्या होता है। ये तीनों ही चीज़ें के बारे में मैंने बता रखा है, मैं बता देता हूँ सिंपल वे में। बायोवार क्या होता है, नाम से लग रहा है युद्ध है, वार है, लड़ाई है, झगड़ा है, और वो भी बायोलॉजिकल वे में, ठीक है। बायोलॉजिकल वे में जो है क्या करना, बायोवार क्या है,
वार युद्ध विच इज़ फॉट मतलब लड़ा जाता है बाय बायो वेपन्स के द्वारा, और जो कि अगेंस्ट मतलब ये बिल्कुल खिलाफ होते हैं ह्यूमंस के। जैसे कोरोना वायरस सुनने में आ रहा था कि एक तरह का बायो वार था जो कि बायोलॉजिकल एजेंट के द्वारा किया जा रहा था, मतलब कोरोना वायरस से किया जा रहा था। ठीक है, इसको मैं सिंपल वे में ऐसे समझा देता हूँ कि बायो वार का मतलब बायोलॉजिकली एजेंट के द्वारा। अब वो एजेंट माइक्रोब्स हो सकते हैं, माइक्रोब्स का मतलब वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जो किसी ना ह्यूमंस पर डिजीजेस कोई ना कोई जरूर पहुंचाएं। ठीक है, अगेंस्ट ह्यूमन डेलिबरेट यूज ऑफ डिजीज कॉजिंग बायोलॉजिकल एजेंट सच एज वायरस, बैक्टीरिया और अदर टॉक्सिन टू किल द इनकैपेसिटेट ह्यूमंस इज कॉल्ड बायो वार, और जिसकी सहायता से पूरे ह्यूमंस को हम लोग खत्म कर सकते हैं। ठीक है, या फिर युद्ध को जीता जा सकता है बायोलॉजिकल वे में। ठीक है, तो कई देश ऐसा कर रहे हैं, तो उम्मीद है इसका भी हम लोग आगे निजात पा लेंगे। बायोसेफ्टी का मतलब कई तरह के इश्यूज होते हैं जो मिस यूज है टेकन द प्रिवेंट एनी रिस्क टू प्लांट एनिमल एंड माइक्रोब्स फ्रॉम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग बायोसेफ्टी कहते हैं। बायोसेफ्टी मतलब हम लोग बिल्कुल सेफ हैं बायोलॉजिकली, तो यहाँ पर कई तरह के मिस यूजेस ना हो, मतलब कई तरह के ऐसे यूजेस जो हमको नुकसान ना पहुँचाएं, जिसकी वजह से हम लोग बिल्कुल सेफ होना पड़ेगा। इसको बोलते हैं बायोसेफ्टी। बायो पायरेसी तो आप लोगों ने बार बार पढ़ा रखा है, लास्ट टॉपिक इसको मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। कई तरह की मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या अदर ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं जो यूज़ करते हैं द सोर्सेस। कौन से सोर्सेस? बायोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं जो ट्रेडिशनल नॉलेज को क्या करते हैं, किसी देश की जो है फ्रॉम देयर पीपल विदाउट ऑथोराइजेशन वे में, या फिर कह सकते हैं विदाउट एनी कंपनसेशन पेमेंट के द्वारा, इसी को बोलते हैं बायो पायरेसी। उम्मीद है आप लोग वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिएगा और सबसे ज़रूरी चीज़ शेयर जरूर कीजिए। बोर्ड के एग्जाम सभी के नज़दीक हैं, ये रिवीजन चल रहा है, आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक जो मैंने हाईलाइटेड किए थे इसको आप लोग जरूर पढ़ के आओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।